अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आपको लगता है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एपिसोड आपके लिए और ज़्यादा इंगेजिंग और इंजॉयबल हो। चलिए अब बिना किसी डिले के कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 11। 8 साल की उम्र में खूब पैसा कमाना। फैंगजी, क्या तुमने हाल ही में व्यस्त होने और बीस्ट फाइटिंग एरेना में ना आ पाने की बात नहीं कही थी? अब तुम्हारे पास समय कैसे है? ये मिंग्युए ने चिकन लेग खाते हुए पूछा। ये फैंग ने ये मिंग्युए के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि विषय बदलते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने और थोड़ा आराम करने के लिए बीस्ट फाइटिंग एरेना आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे बारे में कुछ अंदरूनी जानकारी है, क्या तुम इसे सुनना चाहोगी? मुझसे संबंधित क्या खबर है? फैंगजी, इतना रहस्य मत रखो, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जल्दी बताओ बताओ। ये मिंग्युए की अधीरता भरी बातें सुनकर ये फैंग ने धीरे से कहा, तुम्हारे भाई ने सुना है कि लिन परिवार से तुम्हारी 3 मंगेतरे हैं। तुम इन तीनों में से एक या दो चुन सकते हो। इतना कहकर ये फैंग रुका और मुस्कुराते हुए ये मिंग्युए की ओर हाथ बढ़ाया। ये फैंग का इशारा देखकर ये मिंग्युए, जो उसे समझती थी, तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने उसे 5 स्काईफ्लेम कॉपर कॉइन फेंक दिए। जल्दी बताओ, अगर बाद में पता चला कि तुम्हारी जानकारी झूठी है तो देखना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। 5 उत्कृष्ट रूप से गढ़े गए तांबे के सिक्के स्वीकार करने के बाद ये फैंग ने उसे और अधिक सस्पेंस में नहीं रखा। ये तीनों लिन मियाओ हैं, जो लिन परिवार के दूसरे बड़े की सीधी पोती हैं, लिन यू, जो लिन परिवार के तीसरे बड़े की सबसे छोटी बेटी हैं, और लिन मियाओ, जो लिन परिवार के 5वें बड़े की इकलौती बेटी हैं। ये मिंग्युए के बोलने का इंतजार किए बिना ही उसने आगे कहा, जहां तक मुझे पता है, सबसे अच्छे स्वभाव वाली लिन मियाओ है, जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे खराब है। हालांकि सगाई जैसे मामलों में दूसरों का दखल न देना ही बेहतर है, फिर भी भाई होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि तुम उसके बारे में और जानो और तुरंत कोई फैसला मत लो। लिन परिवार ने अभी तक तुम्हें खबर नहीं दी है, इसलिए तुम्हारे पास तीनों को जानने का समय है। आखिर जीवनसाथी जीवन भर का रिश्ता होता है, इसलिए सावधानी बरतना कभी गलत नहीं है। ये फैंग ने ये सुझाव इसलिए दिया क्योंकि दूसरे सिमुलेशन में ये मिंग्युए ने लिन मियाओ को चुना था, जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा था। अपने भाई होने के नाते ये फैंग ने रेड कॉपर माइन संसाधन बिंदु की रखवाली करते समय ये मिंग्युए की शिकायतें सुनी थीं। लिन मियाओ दिखने में तो सौम्य लगती थी, लेकिन असल में वह बेहद अहंकारी थी। लिन परिवार के दूसरे मुखिया की पोती होने का फायदा उठाकर उसने ये मिंग्युए के माता पिता की बिल्कुल अवहेलना की। हालांकि ये मिंग्युए ने लिन मियाओ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और अपनी दैनिक आय का अधिकांश हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी ये मिंग्युए ने उम्मीद नहीं की थी। जब ये मिंग्युए आंतरिक शक्ति संवर्धन स्तर पर पहुंचा तो वह कुछ संसाधनों को निकालकर उनसे सामग्री खरीदना चाहता था ताकि वह एक उपयोगी हथियार बना सके, जिससे संसाधन केंद्रों की रक्षा करते समय वह अधिक सुरक्षित रहे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी लिन मियाओ के पास दशकों से जमा किए गए सारे संसाधन उसके छोटे भाई को दे दिए गए और ये मिंग्युए के लिए एक भी अंश नहीं बचा। बेशक ये फैंग ने ये मिंग्युए को अभी तक इस मामले का कारण नहीं बताया था, क्योंकि यह घटना घटी ही नहीं थी। और जहां तक उसे पता था, लिन परिवार के 5वें मुखिया की इकलौती बेटी लिन मियाओ अपने पति के परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। ये फैंग की बातें सुनकर ये मिंग्युए को तुरंत अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई, जिसमें इन तीनों लड़कियों का जिक्र था। उस समय तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे यह बात वाकई विश्वसनीय लगी और फैंगजी ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था। ये मिंग्युए ने तुरंत उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ये सोचते हुए ये मिंग्युए मुड़ा और अपने निजी अंगरक्षक से कुछ कहा और थोड़ी देर में उसके साथ आए अंगरक्षकों में से एक चला गया। ये फैंग की राय में ये मिंग्युए ने ही उसे तीनों महिलाओं से मिली जानकारी की जांच करने के लिए कहा होगा। इसके बाद वे दोनों हंसते हंसते और बातें करते हुए पशु युद्ध के अखाड़े का नजारा देखते रहे। इस दौरान ये मिंग्युए अक्सर दांव लगाती थी, लेकिन 10 से अधिक मैच देखने के बाद भी ये फैंग ने एक भी पैसा नहीं लगाया था। 1 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद ही ये फैंग को दिन का अपना पहला लक्ष्य दिखाई दिया। इस शर्त के संबंध में ये मिंग्युए की राय ये फैंग से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि देखने में तो ये मिंग्युए द्वारा चुना गया याओ बीस्ट वाकई अधिक शक्तिशाली था। हालांकि ये फैंग को भी ऐसा ही लग रहा था, फिर भी उसने दूसरे याओ बीस्ट पर दांव लगाने का फैसला किया। जल्द ही दोनों याओ बीस्ट के बीच युद्ध का परिणाम सामने आया और ये फैंग का चुनाव सही साबित हुआ। उसे थोड़ा मुनाफा हुआ। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि उसकी जानकारी सही थी। जल्द ही जिस दूसरे याओ जानवर पर उसकी नज़र थी वह अखाड़े में आ गया। इस बार उसने अपने साथ लाए सारे पैसे दांव पर लगा दिए। ये फैंग की हरकतें देखकर ये मिंग्युए दंग रह गई। फैंगजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना बड़ा दांव खेल रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि चाचा चांगमिंग तुम्हें पीटेंगे? ये मिंग्युए की बातें सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। ये फैंग को इतना आत्मविश्वासी देखकर, हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, ये मिंग्युए को हमेशा लगता था कि आमतौर पर चतुर और शांत रहने वाले ये फैंग को कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। इसके बाद ये मिंग्युए ने भी हिम्मत जुटाकर अपने परिवार की आधी संपत्ति निवेश कर दी। हालांकि उन दोनों ने काफी पैसा निवेश किया, लेकिन फेग्युआन बीस्ट फाइटिंग एरेना में कई लोगों ने निवेश किया था, इसलिए तुलनात्मक रूप से यह उतना ज्यादा नहीं लग रहा था। पशु युद्ध के परिणाम देखते ही ये फैंग ने भी राहत की सांस ली। इस बार उसका दांव सही निकला था। अपने शांत स्वभाव के विपरीत ये मिंग्युए एकदम बेचैन हो गई और ये फैंग को चूमने की तैयारी करने लगी। सौभाग्य से ये फैंग का साधना स्तर उससे कहीं अधिक था, वरना वह कई दिनों तक घृणा से भरी रहती। ये मिंग्युए का बेचैन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी इस बार, क्योंकि जिस पक्ष पर उन्होंने दांव लगाया था उसमें लोगों की संख्या कम थी, इसलिए ये संख्या 8 गुना बढ़ गई। ये मिंग्युए के अनुसार ये फैंग को कुछ जानकारी जरूर रही होगी, वरना वह इतना आश्वस्त नहीं होता।
वह तुरंत हंस पड़ा और ये फैंग से बोला, फेंग जी, अगली बार जब ऐसा कोई अच्छा मौका आए तो अपने भाई को जरूर बुला लेना, हम अच्छे भाई हैं। ये फैंग ने उत्साहित ये मिंग्युए की ओर देखते हुए कहा, हर दिन इतनी अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं। इतना कहकर ये फैंग बीस्ट फाइटिंग एरेना से चला गया। अगले दिनों में ये फैंग अभी भी फेग्युआन बीस्ट फाइटिंग एरेना में आता रहा और ये मिंग्युए भी ये फैंग के साथ आए और यहाँ बहुत कुछ कमाया। पूरे 7 दिन कमाई करने के बाद ये मिंग्युए ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, ये फैंग फिर कभी पशु युद्ध अखाड़े में नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि हर काम संयम से करना चाहिए। पर्याप्त कमाई ही काफी थी, इससे अधिक कमाई से कुछ बुरा हो सकता था। भले ही वह ये परिवार का सीधा वंशज था, फिर भी उसकी भी एक सीमा होती है। थैले में छिपे चांदी के सिक्कों को देखकर ये फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इन चांदी के सिक्कों से हड्डी पुनर्जनन की गोली बनाने के लिए 19 प्रकार की कीमती औषधीय गोलियां खरीदी जा सकती थीं। हालांकि उन्हें वापस खरीदने के लिए उसे अभी भी परिवार की शक्ति की आवश्यकता थी और शेष धन से वह लंबे समय तक साधना के लिए औषधीय गोलियां खरीद सकता था। जैसे ही ये फैंग ने अपने पिता ये चांगमिंग को पैसे सौंपे, ये चांगमिंग पूरी तरह से दंग रह गए। हालांकि नगर प्रमुख के महल से भी कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था और बताया था कि ये फैंग ने फेग्युआन पशु युद्ध अखाड़े में बहुत पैसा कमाया है और उन्हें ये सब बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें वास्तव में इतनी अधिक कमाई की उम्मीद नहीं थी। ये चांगमिंग इससे बेहद प्रसन्न हुए और अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मेरा बेटा ये फैंग 8 साल की उम्र में पैसे कमा सकता है। साथ ही उन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले को नहीं भूला और ये परिवार के तीसरे पूर्वज से ये फैंग के लिए बची हुई कुछ दुर्लभ और कीमती औषधीय गोलियों को खोजने के बारे में चर्चा की, क्योंकि इस बार परिवार को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं थी और इससे ये परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को भी लाभ हुआ। इसलिए ये परिवार के बुजुर्ग ऐसे मामलों के लिए आध्यात्मिक औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में प्रसन्न थे, इसलिए परिवार के पूर्वजों की कोई बैठक नहीं हुई। ये फैंग ने स्वयं इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने पिता को कुछ पैसे देने के बाद वह पारिवारिक दुकान से खरीदी गई दुर्लभ औषधीय गोलियों के साथ अपने कमरे में लौट आया और अपनी कठिन साधना जारी रखी। 20 से अधिक दिन पलक झपकते ही बीत गए। बार बार होने वाली घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखकर ये फैंग ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया। सिस्टम सिमुलेशन का प्रयास करें। सिमुलेशन सक्रिय हो गया है। दूसरे सिमुलेशन से शेष 5 मूल्यांकन अंक पाए गए। यादृच्छिक प्रतिभा चुनी गई। चमत्कारी ब्रश। यह मेजबान की चित्रकला प्रतिभा को बढ़ाता है। भावनात्मक जुड़ाव की एक निश्चित मात्रा के साथ चित्रों को इतना यथार्थवादी बनाया जा सकता है कि वे वास्तविक वस्तु से अलग न दिखें। भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर परिदृश्य चित्रों में शत्रुओं को अलग अलग समय के लिए चित्र में खींचा जा सकता है। छद्म यथार्थवादी पशु चित्रों में युद्ध सक्षम छद्म पशुओं को चित्रित किया जा सकता है, जो युद्ध में सहायता के लिए उन्हें वास्तविकता में प्रकट करते हैं। छद्म पशुओं की शक्ति मुख्य रूप से सिमुलेटेड वस्तु, मेजबान की शक्ति और पेंटिंग दाव क्षेत्र द्वारा निर्धारित होती है। इस बार प्राप्त प्रतिभा को देखकर ये फैंग की आंखें चमक उठीं। उसने पहले सोचा था कि पिछली बार प्राप्त जन्मजात जड़ी बूटी हृदय शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इस बार की प्रतिभा उससे भी कहीं अधिक असाधारण होगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो वह इस बात को लेकर चिंतित था कि पवित्र भूमि में प्रवेश करने के बाद आध्यात्मिक औषधि और जड़ी बूटियां खरीदने और अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए पैसे कैसे कमाए जाएं, लेकिन उसने ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा की उम्मीद नहीं की थी जो उसकी युद्ध शक्ति को भी काफी हद तक बढ़ा सके। ये फैंग ने ये परिवार के महाद्वीपीय इतिहास में चित्रों की वास्तविक वस्तु से अविभाज्यता की क्षमता देखी थी। चित्रकला के मार्ग का अध्ययन करने वाले सभी लोग इसे प्राप्त नहीं कर सकते, केवल कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। उन लोगों द्वारा बनाए गए चित्रों की गुणवत्ता के आधार पर उनकी कीमत काफी अधिक होती है। जब तक ये फैंग ये जाहिर नहीं करता कि ये चित्र उसी ने बनाए हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वह अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने अपने लिए एक छद्म नाम बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि इससे चित्रों का महत्व 1/3 कम हो जाएगा, लेकिन यह उसके लिए ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि अधिकांश बड़े या विशाल शहरों में बहुत कम ही चित्रकला के प्रतिभाशाली कलाकार पाए जाते हैं। जियांग देश की राजधानी में ही कई प्रख्यात चित्रकार दाव प्रतिभाओं को देखा जा सकता था। इन व्यक्तियों के या तो शक्तिशाली अनुयायी थे या स्वयं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। अन्यथा उन्हें बहुत पहले ही दूसरों के लिए दिन रात चित्रकारी करने के लिए ले जाया गया होता ताकि वे पैसे कमा सकें। पहला वर्ष, आपका नाम ये फैंग है। आप फेग्युआन शहर के मार्शल दाव के प्रतिभाशाली छात्र हैं और अपने साथियों के विपरीत आप मार्शल दाव साधना में परिपक्व और अत्यंत मेहनती हैं। उसी वर्ष आपने ये चांगमिंग के माध्यम से ये परिवार के तत्कालीन वरिष्ठ को फेग्युआन लघु पवित्र भूमि के बारे में गुप्त रूप से सूचित किया। जांच के बाद तीनों वरिष्ठों ने आपके परिवार को भरपूर पुरस्कार दिया। आपको फेग्युआन लघु पवित्र भूमि के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हुई। आपका नाम परिवार की गुप्त परंपराओं में दर्ज किया गया, जो केवल परिवार के तत्कालीन मुखिया के लिए ही सुलभ थी। चूंकि पवित्र भूमि की खोज से बहुत से लोगों को आगाह नहीं हुआ, इसलिए परिवार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही सभी आवश्यक गुप्त कदम उठाए कि कोई और पवित्र भूमि तक न पहुंच सके। साथ ही आपके सुझाव के कारण इस बार पवित्र भूमि में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या कम थी, जिसके लिए न केवल अत्यंत उच्च योग्यता बल्कि उत्कृष्ट चरित्र की भी आवश्यकता थी। उसी वर्ष दुर्लभ नश्वर श्रेणी की औषधीय गोलियों की प्रचुरता के कारण आपका स्तर तेजी से सुधर गया और आप रक्त विनिमय स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गए। क्षणिक कदम आगे की ओर वार नामक मध्यम श्रेणी की पीली श्रेणी की मार्शल कला प्रारंभिक समझ के स्तर तक पहुंच गई। उसी वर्ष अपने स्तर और मार्शल कला में सुधार करते हुए आपने गुप्त रूप से चित्रकारी के लिए कुछ समय निकाला। दूसरों के विपरीत चित्रकारी करते समय आपको बेहद खुशी मिलती थी, एक सच्ची खुशी जो आपके दिल की गहराई से आती थी। ऐसा लगता था मानो आप इसी के लिए पैदा हुए हों। इसके बाद चित्रकारी मार्शल कला के अभ्यास के साथ साथ आपकी दूसरी खुशी बन गई। इस वर्ष आपकी चित्रकारी शुरुआती स्तर पर पहुंच चुकी थी। वर्ष 2, रक्त विनिमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पीली श्रेणी की औषधीय गोलियों की कमी न होने के कारण आपकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। चमत्कारी ब्रश के कारण अब आप युद्ध क्षमता से युक्त नश्वर श्रेणी के निम्न स्तरीय चित्र बना सकते हैं। चूंकि आप छद्म नाम का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा बनाए गए छद्म पशुओं की युद्ध शक्ति शरीर को मजबूत करने वाले तृतीय स्तरीय याव पशु से थोड़ी कम है।
आप अभी अपने चित्रों को बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि संसाधनों की कमी होने तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। इस तरह यह अधिक सुरक्षित भी होगा। तीसरा वर्ष, आपका क्षेत्र रक्त विनिमय क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है। आपकी मार्शल कला क्षणिक कदम आगे की ओर वार हॉल में प्रवेश करने और कमरे में ऊपर चढ़ने के स्तर तक पहुंच गई है। आप अब नश्वर स्तरीय उच्च श्रेणी की कलाकृतियां बनाने में सक्षम हैं। सातवां वर्ष, आपका क्षेत्र रक्त विनिमय क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया है। आपने लघु उपलब्धि क्षणभंगुर कृपाण इरादे को समझ लिया है। आपकी मार्शल कला क्षणभंगुर आगे बढ़ने वाली तलवारबाजी पूर्ण निपुणता के स्तर तक पहुंच गई है। चित्रकला में पूर्ण प्रयास से अब आप एक निम्न श्रेणी की पीली कलाकृति बना सकते हैं। छद्म नाम का उपयोग करते हुए भी आपकी युद्ध शक्ति रक्त विनिमय क्षेत्र के मध्य चरण के याव दानव के बराबर है। उसी साल ये मिंग्युए और लिन मियाओ का विवाह हुआ। उन्होंने आपको अपनी शादी में आमंत्रित किया। लिन मियाओ के साथ कुछ समय बिताने के बाद ये मिंग्युए को ये समझ में आया कि उनका व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य रूप से सुसंगत है, जो उन्हें बेहद उपयुक्त बनाता है। उनके मिलन में सहायक होने के नाते उन्होंने आपको भी उदारतापूर्वक स्पिरिट वाइन पिलाई। ये मिंग्युए ने घोषणा की कि उनका पहला बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, आपको अपना धर्मपिता मानेगा। आप मना नहीं कर सके और अंततः सहमत हो गए। 10वां वर्ष, ये मिंग्युए और लिन मियाओ की एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम ये कियान रखा गया। ये परिवार में आपकी मार्शल कला प्रतिभा अद्वितीय थी, इसलिए ये मिंग्युए आपको कुछ संसाधन देना चाहती थी ताकि आप ये कियान को मार्शल कला का थोड़ा ज्ञान दे सकें। आपने इन संसाधनों को लेने से इनकार कर दिया। 10 वर्षों से अधिक के परिचय के बाद ये मिंग्युए ये परिवार में आपकी सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती थी और बिताया गया समय बहुत कम था, इसलिए इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी वर्ष, ये मिंग्युए, जो तुम्हारे साथ पली बड़ी थी, को पहले से ही एक बच्चे की मां बनते देख तुम्हारी मां लिनलैन हर कुछ दिनों में तुम्हें ये कहकर आग्रह करती थी कि तुम्हारी प्रतिभा उत्कृष्ट है और परिवार भी चाहता है कि तुम्हारी शादी जल्द हो जाए। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यदि वे जल्दी शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तो जब उनका स्तर गहरा हो जाता है तो संतान प्राप्ति की कठिनाई तेजी से बढ़ जाती है। अधिकांश शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों के निसंतान रहने का कारण भी यही है। अपने परिवार के आग्रह के बारे में, क्योंकि तुम्हें चिंता थी कि इससे तुम्हारे साधना समय का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा, तुमने ये बहाना बनाकर मना कर दिया कि जब तक तुम्हारी शारीरिक संरचना में सुधार नहीं हो जाता तब तक तुम इस मामले पर विचार नहीं करोगे। हालांकि तुम्हारा परिवार अब भी तुम्हें आग्रह करता था, लेकिन अब उतना जोर नहीं था। वर्ष 18, आपका क्षेत्र सफलतापूर्वक लियानजांग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका है। मार्शल कौशल की स्मृति और अनुभव के साथ आपका उच्च श्रेणी का पीला मार्शल कौशल हम्बल माउंटेन फिस्ट पूर्ण निपुणता के शिखर पर पहुंच गया है। आपका मध्यम श्रेणी का पीला मार्शल कौशल एफेमरल स्टेप फॉरवर्ड / पूर्ण निपुणता की पूर्णता तक पहुंच गया है। साथ ही आपने एक मध्यम श्रेणी की पीले रंग की कलाकृति भी बनाई है। यह मध्यम श्रेणी का पीले रंग का छद्म पशु चित्र आपने एक पक्षी प्रकार के याव पशु पर आधारित बनाया है और इस छद्म पशु की शक्ति एक साधारण लियानजांग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। वर्ष 35, ये परिवार ने आपके लिए ये शहर में गहन श्रेणी की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि मून पास फ्रूट और गहन श्रेणी की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि निर्वाण पेटल की बोली लगाए। उसी वर्ष, ये परिवार के तीसरे पूर्वज ने आपके लिए स्वयं औषधीय गोलियां तैयार की। आपको कुछ चिंता थी कि क्या इस बार अस्थि पुनर्जनन की गोली तैयार हो पाएगी, लेकिन आप असहाय थे और केवल यही आशा कर सकते थे कि तीसरे पूर्वज आपकी वजह से कोई अप्रत्याशित घटना न करें। उसी वर्ष, आपका क्षेत्र लियानजांग क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया और आपकी विनम्र पर्वत मूर्ति पूर्ण निपुणता की पराकाष्ठा तक पहुंच गई। उसके बाद इसकी प्रगति क्षणिक कदम आगे बढ़ने वाले वार की तरह अत्यंत धीमी हो गई। ये जानकर कि ये परिवार के तीसरे पूर्वज सार अस्थि पुनर्जनन की गोली बना रहे थे, आपके माता पिता ने आपके लिए उत्कृष्ट योग्यता और परिस्थितियों वाली उपयुक्त लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। 2 महीने बाद शायद परिवार द्वारा फेग्युआन लघु पवित्र भूमि प्राप्त करने के कारण उन्हें कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त हुई जो पहले मुश्किल से मिलती थीं। इसी वजह से तीसरे पूर्वज ने और भी अधिक उच्च श्रेणी की औषधियां तैयार की और उनकी रसायन विद्या की तकनीकें और भी निपुण हो गईं। इस बार रसायन विद्या के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई और सार अस्थि पुनर्जनन की गोली सफलतापूर्वक तैयार हो गई। इसके अलावा रसायन विद्या के कौशल में सुधार के कारण ये निर्धारित समय से 1 महीने पहले ही पूरी हो गई। आपको अपने पिता से यह गहन श्रेणी का उच्च स्तरीय खजाना प्राप्त हुआ। ऐसी गोलियों के सेवन का अनुभव होने के कारण आपने तुरंत अपने शरीर को सर्वोत्तम अवस्था में समायोजित कर लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद आपने अस्थि पुनर्जनन की सार गोली का सेवन किया और इस बार आपने इसकी औषधीय शक्ति का अधिकतम उपयोग किया। जल्द ही आपके शरीर से थोड़ी मात्रा में अशुद्धियां निकल गईं। आपको इस पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि खजाना गोली लेने से पहले ही आपकी अस्थि संरचना निम्न श्रेणी की पीली थी और औषधीय शक्ति की दिशा को निर्देशित करके आपने इस खजाना गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। इस बार आपकी अस्थि संरचना उच्च श्रेणी की पीली हो गई। यह आपकी अपेक्षाओं के लगभग अनुरूप था। आपकी जन्मजात जड़ी बूटी हृदय प्रतिभा के साथ आपके पिता ये चांगमिंग की गहन श्रेणी की उच्च स्तरीय अस्थि संरचना के बावजूद आपकी साधना की गति संभवतः उनसे भिन्न नहीं होगी। यदि इसे फेग्युआन लघु पवित्र भूमि के आंतरिक क्षेत्र से प्राप्त लाभों के साथ मिला दिया जाए तो आप उन पृथ्वी श्रेणी की अस्थि संरचनाओं के बराबर हो सकते हैं जिनमें इस प्रकार के पवित्र भूमि लाभ नहीं होते हैं। आपकी अस्थि संरचना में सुधार होने के बाद आपके माता पिता ने आपको ढूंढ लिया और आपसे पहले हुई सगाई की चर्चा को आगे बढ़ाया। इस बार उन्होंने आपके लिए जिस लड़की को ढूंढा वह परिवार की अतिथि शिष्याली फुरोंग थी। उसकी अस्थि संरचना योग्यता मध्यम स्तर की थी। ये लड़की आपकी पीढ़ी की अतिथि शिष्याओं में सबसे श्रेष्ठ थी। आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये परिवार से संबद्ध एक अतिथि शिष्या की अस्थि संरचना मध्यम स्तर की हो सकती है। ये जानना आवश्यक है कि 4 महान परिवारों के प्रत्यक्ष वंशजों में भी उच्च स्तर की अस्थि संरचना वाली शिष्या का मिलना आसान नहीं है। किसी साधारण व्यक्ति में इसका मिलना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं है। आपके माता पिता के सुझाव पर आपने तुरंत सहमति नहीं दी, बल्कि कहा कि आप उस लड़की से बातचीत करने को तैयार हैं और अगर सब ठीक रहा तो इस मामले पर विचार करेंगे। ये चांगमिंग और उनकी पत्नी ने राहत की सांस ली कि आपने सगाई को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया।
वे बहुत चिंतित थे क्योंकि आप एक अंतःप्रिय साधक थे और उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि आपको महिलाओं में रुचि नहीं है या इस मामले में आपको कोई समस्या है। आपका जवाब मिलने पर इस बात को लेकर चिंतित दंपति को आखिरकार बहुत राहत मिली। आखिरकार आपके पिता ये चांदुमिंग ने खुद देर से शादी की थी और आपका होना उनके लिए लॉटरी जीतने जैसा था और उनके लिए अपने जीवन के बाद के वर्षों में और संतान होना लगभग असंभव था। अगर आप संतान पैदा करने के इच्छुक नहीं होते तो वे इस पीढ़ी को वंश का अंत मान लेते। आपकी उम्र 37 वर्ष थी और पिछले 2 वर्षों में ली फुरोंग के साथ आपका रिश्ता काफी सौहार्दपूर्ण रहा था। आप ली फुरोंग के व्यक्तित्व से काफी संतुष्ट थे। ली फुरोंग आपसे 13 वर्ष बड़ी थी, लेकिन उनकी साधना का स्तर लियांजांग के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था, इसलिए उनका रूप रंग 18 वर्ष की युवती से कम नहीं था। आप दोनों के बीच अच्छी बनती थी क्योंकि ली फुरोंग आपकी तरह साधना में उतनी मेहनती नहीं थी, फिर भी वे साधना में समय देने वाली एक दुर्लभ शख्सियत थी। वे आमतौर पर दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थीं और काफी सरल स्वभाव की थीं। इसके अलावा उनके पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण वे और उनकी माता बचपन से ही एक दूसरे पर निर्भर थीं और उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता की परीक्षा से पहले कुछ कठिनाइयां झेली थीं। इसलिए अच्छी शारीरिक क्षमता होने के बावजूद उनमें अहंकार नहीं था। ली फुरोंग के साथ रहने पर आप उनके बड़े भाई की तरह अधिक परिपक्व दिखाई देते थे और चूंकि आपने लियांजांग स्तर को जल्दी ही पार कर लिया था, इसलिए आपका शारीरिक गठन और रूप रंग उत्कृष्ट था। दशकों तक चित्रकला में तल्लीन रहने के कारण आप में एक उज्ज्वल और परिष्कृत आभा थी। पूरे फेग्युआन शहर में यदि रूप रंग के आधार पर रैंकिंग की जाए तो आप शायद शीर्ष 10 में न हो, लेकिन आपके स्वभाव के कारण आपका आकर्षण शीर्ष 3 में माना जा सकता है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ली फुरोंग को आपसे बातचीत करने में कोई झिझक नहीं हुई। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण, जो इस दुनिया से थोड़ा अलग था, आपको महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान रखने के लिए प्रेरित करता था। 2 साल के मेलजोल के बाद ली फुरोंग आपके प्रति काफी स्नेह विकसित कर चुकी थी। 38 वर्ष की आयु में आपका विवाह ली फुरोंग से हुआ। विवाह के दिन ये परिवार में आपकी पीढ़ी के लोगों में आपकी शक्ति और सामर्थ्य अद्वितीय होने के कारण अनेक लोग आपको बधाई देने आए। विवाह समारोह के दृश्य को देखकर आपके विचार क्षण भर के लिए विलीन हो गए। अनजाने में ही आप इस संसार में 38 वर्ष व्यतीत कर चुके थे। तभी आपको होश आया और आपके हृदय में ज्ञान की एक लहर दौड़ गई। कुछ देर बाद आप थोड़ा शांत हुए और अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ आध्यात्मिक मदिरा का आनंद लिया। पूरा हॉल हंसी और खुशी से गूंज रहा था, सिवाय एक व्यक्ति के, आपकी शिष्या ये कियान। ये कियान इस साल 28 साल की हो गई थी और उसे अपने पिता ये मिंग्युए की कुछ प्रतिभा विरासत में मिली थी, जिससे उसकी अस्थि संरचना उच्च कोटि की थी। बहुत पहले ये मिंग्युए और उनकी पत्नी ये परिवार के साथ मिलकर उसे सगाई के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कियान ने उन सभी को मना कर दिया था। कारण किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसके पिता ये मिंग्युए को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। इस समय ये कियान आपको सबके साथ टोस्ट करते हुए देख रही थी और वह अकेली ही बुरी तरह से शराब पी रही थी। हालांकि चूंकि वह आमतौर पर शराब नहीं पीती थी, इसलिए कम सहनशीलता के कारण वह आध्यात्मिक शराब से जल्दी ही मदहोश हो गई। बाद में ये मिंग्युए उसे घर ले गए। ये कियान के मामले में वर्षों के संपर्क के बाद आपके मन में कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन आप सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये कियान वह बच्ची थी जिसे आपने बड़ा होते देखा था और वह आपके प्यारे भाई की बेटी भी थी। आप उससे केवल पारिवारिक स्नेह रखते थे, एक बच्चे की तरह। नशे में धुत ये कियान को देखकर आपने मन ही मन आह भरी। मेहमानों के आनंद लेने के बाद आप अपने कमरे में वापस गए और ली फुरोंग के साथ अपना पहला अनुभव साझा किया। उस रात तुम इतने खुश थे कि घर का ख्याल ही भूल गए। तुम्हारे लिए ये खुशी किसी चित्रकारी से भी बढ़कर थी। अगली सुबह ली फुरोंग को अपने बगल में सोते हुए देखकर आपने उसके बालों को धीरे से सहलाया। आपके चेहरे पर एक भावपूर्ण मुस्कान थी। आप जल्दी से उठे और पिछली रात हॉल से मिली उस धुंधली सी प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने 2 दिन अपनी पहली येलो ग्रेड हाई ग्रेड कलाकृति बनाने में बिताए। आपने इस पेंटिंग पर हस्ताक्षर किए और इसे प्रेम का बोझ नाम दिया। इस चित्र का कार्य न तो किसी ऐसे भूदृश्य चित्र की तरह था जो शत्रुओं को फंसा सके, न ही किसी ऐसे पशुरूपक चित्र की तरह जो युद्ध में सहायता के लिए छद्म पशुओं को बुला सके। इस चित्र में एक सुरक्षात्मक क्षमता थी जो मेजबान के घायल होने पर शत्रु के हमलों को रोक सकती थी। चूंकि इसे आपने स्वयं अपने हाथों से चित्रित किया था, इसलिए आपने अनुमान लगाया कि हुयुआन क्षेत्र से नीचे के साधारण साधक कई घंटों तक इसकी रक्षा को भेद नहीं पाएंगे और यह हुयुआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट के कई हमलों का सामना कर सकता है। आपने ली फुरोंग की सुरक्षा के लिए उसे प्रेम भोज भेंट किया। उसी वर्ष आपकी वजह से ली फुरोंग ने प्रतिज्ञा करने के बाद फेग्युआन लघु पवित्र भूमि के बाहरी क्षेत्र में साधना करने की योग्यता प्राप्त कर ली। 45 वर्ष की आयु में ली फुरोंग ने आपके लिए एक पुत्र को जन्म दिया। आपने उसका नाम ये पिंगान रखा, जिसका अर्थ है कि बच्चा शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन व्यतीत करेगा। ये पिंगान की अस्थि संरचना उच्च कोटि की निम्न श्रेणी की थी। उच्च कोटि की निम्न श्रेणी की अस्थि संरचना ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में भी एक अच्छी योग्यता मानी जाती थी और चूंकि वह आपका पुत्र था, इसलिए उसे फेग्युआन लघु पवित्र भूमि के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता भी प्राप्त हो गई। 55वें वर्ष में आपका क्षेत्र अंततः हुयुआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया और 3 मूल क्षेत्रों में से पहले क्षेत्र पर पहुंच गया। इस क्षेत्र में अब स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता आ गई है। बाहर जाकर आप बड़े खतरों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। पूरे फेग्युआन शहर में हुयुआन क्षेत्र से ऊपर के 300 से अधिक विशेषज्ञ नहीं होंगे। उसी वर्ष आपकी हुयुआन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद ये परिवार के 3 वरिष्ठ पूर्वजों ने आपका स्वागत किया। उनका इरादा आपको ये परिवार की एक चिंगारी के रूप में विकसित करना था और आपको आपके पिता ये चांदुमिंग, जिनके पास उच्च श्रेणी की अस्थि संरचना थी, के बराबर साधना संसाधन प्रदान करना था। यद्यपि आपकी अस्थि संरचना केवल उच्च श्रेणी की थी, आपकी साधना की गति आपके पिता से कम नहीं थी, जिससे वरिष्ठ पूर्वजों ने अनुमान लगाया कि आप में कोई छिपी हुई प्रतिभा अवश्य है। उन्होंने आपसे कोई और जानकारी नहीं मांगी और आप भी इस अवसर को ठुकरा नहीं सकते थे। आप मूल रूप से ये परिवार के सीधे वंशज थे, शुद्ध वंश के। यदि ये परिवार किसी मुसीबत में पड़ता तो आप बच नहीं सकते थे। अब आपकी साधना बढ़ने के साथ आपकी जिम्मेदारियां नहीं बदलेंगी। उसी वर्ष आपने देखा कि आपके बेटे ये पिंगान को भी चित्रकला का उतना ही शौक था जितना आपको।
महज 10 वर्ष की आयु में ही वह नश्वर स्तर की निम्न श्रेणी की चित्रकारी करने में सक्षम था। अपने बेटे की चित्रकारी प्रतिभा को देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन साथ ही थोड़ा चिंतित भी थे। आपने उसे समझाया कि वह अपनी चित्रकारी प्रतिभा के बारे में किसी को न बताए, यहाँ तक कि ये परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों को भी नहीं, और केवल तभी चित्रकारी करे जब आसपास कोई न हो। ये पिंगान ने आपकी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रही खुशी और गर्व ने आपको फिर भी चिंतित कर दिया। सौभाग्य से ये पिंगान को आप दोनों ली फुरोंग के कुछ गुण विरासत में मिले थे। वह भी साधना के प्रति बहुत उत्साही था, और यद्यपि आप दोनों जितना नहीं, फिर भी वह बाहर किसी प्रकार की परेशानी पैदा करने से बचता था। 80वें वर्ष में आपका स्तर हुईयुआन मध्य स्तर पर पहुंच गया। आपकी साधना की धीमी गति से आप काफी निराश थे, लेकिन आप जानते थे कि अधिकांश मार्शल आर्टिस्टों को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये परिवार में आपकी साधना की गति पहले से ही अद्वितीय थी, इसलिए आप बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार हुईयुआन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की आयु 500 वर्ष होती है। साथ ही आपकी गहन साधना के कारण आपके पुत्र ये पिंगान को बचपन से ही आपसे भरपूर पितृ प्रेम प्राप्त हुआ। लगभग हर महीने उसका मूल्यांकन होता था और वह दिन भर साधना में व्यतीत करता था। केवल सोने के समय ही उसे शांति मिलती थी। यद्यपि ली फुरोंग को ये पिंगान के आपके गहन प्रशिक्षण से थोड़ा दुख होता था, फिर भी वह आपकी बात सुनती थी। आश्रितों की बढ़ती संख्या के कारण आपके द्वारा पहले से संचित धन कम होने लगा था। आप जानते थे कि औषधीय गोलियों और आध्यात्मिक औषधियों के समर्थन के बिना आपकी साधना की गति काफी धीमी हो जाएगी, और आपकी पत्नी और बच्चे को भी साधना संसाधनों की आवश्यकता थी। आपने कई दशकों में बनाई गई अपनी कुछ पेंटिंग्स बेचने का फैसला किया, और इसके लिए आपने एक लंबी यात्रा की। हुईयुआन क्षेत्र के मध्य चरण में होने के कारण इस समय गुप्त क्षेत्र की खोज करते समय आपको कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। इसके अलावा यद्यपि आपका हम्बल माउंटेन फिस्ट और FHEMERAL सेटअप फॉरवर्ड/ अभी भी निपुणता के चरम स्तर पर हैं, वर्षों के लगनशील अभ्यास के बाद आप उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं हैं। वास्तविक युद्ध शक्ति के संदर्भ में यदि आप दी युआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के किसी शक्तिशाली अभ्यासी से भी लड़ते हैं, तो आप उसे हराने में असमर्थ होने पर भी आसानी से बच निकल सकते हैं। 81वें वर्ष में अनेक छोटे गुप्त लोकों की खोज करने के बाद आप लौटे और कुल के मुखियाओं को सूचित किया कि आपने एक विशेष गुप्त लोक में एक महान गुरु द्वारा बनाई गई चित्रों का संग्रह प्राप्त किया है। कुल के मुखियाओं को आपकी बात पर कोई संदेह नहीं था। फेग्युआन शहर में पहले भी कई बार ऐसी ही घटनाएं घटी थीं। शीघ्र ही आपने इन चित्रों को ये परिवार को बेचने के लिए सौंप दिया। परिवार की शक्ति के सहयोग से चित्रों का ये संग्रह शीघ्र ही उचित मूल्य पर बिक गया। ये धनराशि प्राप्त करने के बाद आप लंबे समय तक मन की शांति के साथ साधना जारी रख सके। 85वें वर्ष में आपने अपने बेटे ये पिंगान के हाल के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। कुछ छानबीन के बाद आपको पता चला कि आपके बेटे को किसी पर क्रश है। पूछताछ करने पर पता चला कि वह उससे 5 साल पहले मिला था, जब आप एक गुप्त लोक की खोज में निकले थे। आपकी पाबंदियों के बिना निडर ये पिंगान ने फेग्युआन शहर में अपनी प्रेमिका को पा लिया और पिछले कुछ वर्षों से उसे अक्सर मिलने जाता रहा था। आप अपने बच्चे के प्रेम प्रसंग का विरोध नहीं करते, लेकिन आपको लगा कि कुछ बातों की जांच पड़ताल करना जरूरी है। आपने उस लड़की के बारे में छानबीन की और जल्द ही पता चला कि उसकी पहचान कुछ असामान्य थी। वह लड़की फेग्युआन शहर की निवासी नहीं थी, बल्कि ही शहर से आई थी। ये शहर में भी उसका संप्रदाय प्रमुख लियू परिवार के बाद दूसरे स्थान पर था, जिससे वही शहर की एक शक्तिशाली संस्था बन गई थी। उस संप्रदाय का नाम हिमपर्वत संप्रदाय था। त्यानयांग गठबंधन के प्रभाव क्षेत्र में किसी संप्रदाय को स्कूल कहलाने के लिए कम से कम शून्य देवलोक के एक शक्तिशाली गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। हिमपर्वत संप्रदाय के वर्तमान गुरु शून्य देवलोक के एक शक्तिशाली गुरु हैं। यहाँ तक कि लियू परिवार को भी इस शक्तिशाली गुरु के प्रति 3 गुना श्रद्धा दिखानी पड़ती है। ये खबर सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन डर नहीं लगा। वह लड़की तो हिमपर्वत संप्रदाय की एक साधारण शिष्या थी, और ये परिवार के तीनों वर्तमान पूर्वज आपके पिता ये चांगमिंग समेत त्यानयुआन क्षेत्र की शक्तिशाली साधना रखते थे। हालांकि शून्य देव क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति 3 मूल क्षेत्रों से ऊपर का क्षेत्र है, आप जानते थे कि ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति किसी बड़ी घटना के बिना सदियों तक अपना घर नहीं छोड़ेगा। वे सचमुच प्राचीन दानव थे, और एक साधारण शिष्या के कारण ये परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की संभावना तो और भी कम थी। जांच पूरी होने के बाद भी आपने ये पिंगान के प्रेम प्रसंग को नहीं रोका। ये परिवार के कई शिष्य हिमपर्वत संप्रदाय में भी थे। इन शिष्यों को आधा ये परिवार का सदस्य माना जाता था। कुछ पारिवारिक शिष्य जो संप्रदाय की शारीरिक संरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, वे भी संप्रदाय में शामिल हो जाते थे, क्योंकि संप्रदाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले साधना संसाधन ये परिवार के अधिकांश सदस्यों को परिवार के भीतर प्राप्त संसाधनों से कहीं बेहतर होते थे। यहाँ तक कि ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में भी हर कोई संप्रदाय से बेहतर संसाधन प्राप्त नहीं कर सकता था। स्नो माउंटेन संप्रदाय में शिष्यों की भर्ती के लिए एक शर्त थी कि उनकी अस्थि संरचना पीले रंग की और मध्यम श्रेणी की हो, लेकिन ऐसे शिष्य आमतौर पर स्नो माउंटेन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य ही बन पाते थे। केवल पीले रंग की और उच्च श्रेणी तथा गहन श्रेणी की अस्थि संरचना वाले शिष्य ही स्नो माउंटेन संप्रदाय के सच्चे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे। 89वें वर्ष में आपका पुत्र ये पिंगान लियांजांग क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। अपनी सफलता के बाद ये पिंगान ने हिमपर्वत संप्रदाय की शिष्या से विवाह किया। उसी वर्ष की सर्दियों में आपने अपनी पहली गहन श्रेणी की निम्न श्रेणी की पेंटिंग बनाई, जिसका शीर्षक था प्लम के फूलों का अवलोकन। यह एक प्राकृतिक दृश्य था, यहाँ तक कि युवान स्तर की निपुणता प्राप्त एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट भी यदि उसने पीले स्तर की मार्शल स्किल की दक्षता को न समझा हो, तो कई दिनों तक इस पेंटिंग में खो जाएगा और इससे बाहर निकलना असंभव होगा। युवान स्तर के प्रारंभिक चरण के एक शक्तिशाली अभ्यासी के लिए यह उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर सकता था, और युद्ध में ये पल उलटफेर का कारण बन सकता था। आप प्लम के फूलों का अवलोकन पेंटिंग बनाने की अपनी क्षमता से बहुत संतुष्ट थे। इसके अलावा प्लम ब्लॉसम देखना नामक पेंटिंग बनाने के बाद आपको लगा कि आपके आसपास की कुछ चीजों के प्रति आपकी धारणा बदल गई है। आपको कुछ एहसास हुआ, और अपनी पत्नी ली फुरोंग को यह निर्देश देने के बाद कि जब तक कोई बड़ी आपात स्थिति न हो, कोई भी आपको परेशान न करे, आप एकांत में चले गए। 118वें वर्ष में आपका राज्य हुईयुआन राज्य के अंतिम चरण में पहुंच गया।
119वें वर्ष में आपने प्रमुख उपलब्धि क्षणभंगुर कृपाण अभिकल्पना को समझ लिया और आपकी मध्यम श्रेणी की पीली मार्शल कला क्षणभंगुर आगे बढ़ने वाली तलवारबाजी पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई। इस क्षण आपकी आत्मा पुनर्तः उदात्त हो गई। प्रमुख उपलब्धि क्षणभंगुर कृपाण अभिकल्पना को सफलतापूर्वक साधना करने के बाद प्रमुख उपलब्धि विनम्र पर्वत मूर्ति अभिकल्पना, जो पहले केवल आधी सीमा दूर थी लेकिन जिसे आप कभी पार नहीं कर पाए थे, वह भी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगी। इस क्षण आप समझ गए कि प्रमुख उपलब्धि विनम्र पर्वत मूर्ति अभिकल्पना को प्राप्त करना केवल समय की बात है। एकांतवास में सफलता प्राप्त करने के बाद आप ली फुरोंग से मिलने निकले। कई वर्षों के अलगाव के बाद आप दोनों के बीच एक नया जुनून जागा और आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर हो गया। हालांकि 2 दिन बाद ली फुरोंग थोड़ी अभिभूत हो गई। आपको इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और पहली बार आपने विशेष रूप से मर्दानापन का अनुभव किया। जब से आपने प्रमुख उपलब्धि क्षणभंगुर कृपाण आशय को समझा था, तब से आप अपने शरीर की शक्ति और अन्य मूलभूत गुणों में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस कर रहे थे। यद्यपि आप अभी भी केवल हुयुआन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे, आपके शरीर की कठोरता पहले से ही दी युआन क्षेत्र के बराबर थी। वास्तविक शक्ति के संदर्भ में यदि आप क्षणभंगुर कदम आगे वार के प्रमुख उपलब्धि कृपाण आशय का उपयोग करके किसी शत्रु से लड़ते, तो दी युआन क्षेत्र के अंतिम चरण के एक शक्तिशाली साधक से भी आपको विश्वास था कि आप कई वार कर सकते हैं। आपकी पत्नी ली फुरोंग ने हाल ही में हुयुआन क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था को पार किया है। उनका शारीरिक गठन स्वाभाविक रूप से आपके मुकाबले का नहीं है। यहाँ तक कि एक खेत भी जब बैल काफी मजबूत होता है तो उसे भी अत्यधिक जोता जा सकता है। उसी वर्ष आपके परिवार में वापस लौटे और ये परिवार के 3 वरिष्ठ पूर्वजों से मिले। जब उन्हें आपके क्षणिक चरण प्रगति श्लेष द्वारा पूर्णता के शिखर तक पहुंचने की सफलता के बारे में पता चला तो वे आपकी बात मान गए। ये परिवार के वरिष्ठ पूर्वजों द्वारा आपको दी गई रहस्यमय श्रेणी की उच्च कोटि की दुर्लभ सामग्रियों से बनी 100 पीढ़ियों की Z पर्ची प्राप्त करने के बाद आपने 15 दिनों तक उस पर अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभवों को उकेरा। ये परिवार के पास केवल प्रथम वृद्ध पूर्वज द्वारा छोड़ी गई हम्बल माउंटेन फिस्ट की 100 पीढ़ियों की Z पर्ची थी। यह Z पर्ची केवल ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए ही उपलब्ध थी। इसी Z पर्ची के कारण ये परिवार के शिष्यों की हम्बल माउंटेन फिस्ट की समझ अन्य मार्शल स्किल्स की तुलना में कहीं अधिक उन्नत हुई। हालांकि यह किसी मार्शल स्किल की प्रमुख उपलब्धि अवधारणा को समझने में सहायक नहीं थी, फिर भी ये पूरे परिवार के लिए एक विरासत वस्तु थी जो पारिवारिक आधार का काम करती थी और अत्यंत मूल्यवान थी। आपने जो FHEMERAL स्टेप फॉरवर्ड स्लैश की 100 पीढ़ियों की Z पर्ची प्राप्त की है, वह निःशुल्क प्राप्त नहीं हुई थी। परिवार ने इसके लिए आपको एक निश्चित राशि का योगदान दिया था। इस विशेष योगदान को खजाने में मौजूद संसाधनों के बदले में दिया जा सकता था या कुछ विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता था। 117वें वर्ष में आपकी बहू ने आपसे संपर्क किया और आशा जताई कि आप हिमपर्वत संप्रदाय को एक विशेष लघु गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने और संसाधन प्राप्त करने में सहायता करेंगे। उसने ये भी कहा कि वह बाद में आपको बड़ी मात्रा में संसाधन देगी। हिमपर्वत संप्रदाय द्वारा एक विशेष लघु गुप्त क्षेत्र पर नियंत्रण की बात कुछ शक्तियों के बीच गुप्त नहीं थी और ये परिवार भी इस खबर से अवगत शक्तियों में से एक था। हिमपर्वत संप्रदाय के महागुरु की शून्य देव क्षेत्र की शक्ति के कारण किसी ने भी इस विशेष लघु गुप्त क्षेत्र को छीनने का साहस नहीं किया। आपकी बहू के अनुसार ये छोटा गुप्त क्षेत्र ये परिवार द्वारा नियंत्रित विशेष सूक्ष्म गुप्त क्षेत्र से भिन्न था। ये गुप्त क्षेत्र हर 500 वर्षों में केवल एक बार खुलता था और इसमें केवल हुयुआन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ही प्रवेश कर सकते थे। उन्हें पता था कि आप हुयुआन क्षेत्र के उन्नत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं और साथ ही आपने 2 पीले स्तर की मार्शल कलाओं में महारत हासिल कर ली है, जिससे आपकी शक्ति सामान्य हुयुआन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक है। यदि आप हिमपर्वत संप्रदाय को स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना प्राप्त करने में मदद करने के लिए इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने को तैयार हैं, चाहे आप सफल हो या न हो, तो उन्हें संप्रदाय के योगदान का एक हिस्सा मिलेगा। हालात को समझते हुए आपने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय आपने हिमपर्वत संप्रदाय के 5वें गुरु के ये परिवार के पास आने तक प्रतीक्षा की। 5वें गुरु से लाभों पर चर्चा करने के बाद ही आप संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। हिमपर्वत संप्रदाय ने कई लाभ प्रदान किए। वे आपको गुप्त क्षेत्र में अर्जित संसाधनों का 10वां हिस्सा देने को तैयार थे। इस गुप्त क्षेत्र में कई रहस्यमय श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थे और यहाँ तक कि पृथ्वी श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने भी मिल सकते थे। हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ था। आप जानते थे कि यदि आप 10 पृथ्वी श्रेणी के खजाने भी एकत्र कर लें तो भी हिमपर्वत संप्रदाय आपको एक भी पृथ्वी श्रेणी का खजाना नहीं देगा। हालांकि रहस्यमय श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि भी आपके लिए बहुत लाभकारी थी। 119वें वर्ष में आपने हिमपर्वत संप्रदाय के विशेष लघु गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। आपका उद्देश्य स्पष्ट था, इसलिए आप पृथ्वी श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी खजाने की खोज में नहीं गए। गुप्त क्षेत्र में अधिकांश पृथ्वी श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां शक्तिशाली गुप्त क्षेत्र के प्राणियों द्वारा संरक्षित होती थीं और आपकी शक्ति के बावजूद आप ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि आपको चोट नहीं लगेगी। चूंकि हिमपर्वत संप्रदाय आपको पृथ्वी श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी खजाने नहीं दे सकता था, इसलिए आपने रहस्यमय श्रेणी और निम्न श्रेणी के खजानों पर ध्यान केंद्रित किया। गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद आपका लक्ष्य स्पष्ट था और अंततः आपको गुप्त लोक में 230 पीले रंग की सामग्रियां और 54 रहस्यमयी सामग्रियां प्राप्त हुईं। हिमपर्वत संप्रदाय के अन्य 4 सदस्यों ने मिलकर लगभग उतनी ही सामग्रियां प्राप्त की जितनी आपने अकेले। समझौते के अनुसार आपको अपनी 5 रहस्यमयी सामग्रियां भी प्राप्त हुईं। आपने 5 रहस्यमयी औषधियां और 23 पीले रंग की औषधियां चुनी। अन्य सामग्रियों की तुलना में आपने औषधीय सामग्रियों को अधिक महत्व दिया, क्योंकि ये परिवार के तीसरे पूर्वज के रसायन शास्त्र कौशल उत्कृष्ट थे और रहस्यमयी बहुमूल्य गोलियों के लिए भट्टी तैयार करने के अवसर दुर्लभ थे। इस तरह आप तीसरे पूर्वज को उनके रसायन शास्त्र कौशल में सुधार करने, रहस्यमयी बहुमूल्य गोलियों के साथ उनके अनुभव को बढ़ाने में मदद कर सकते थे और भविष्य में आध्यात्मिक प्रतीकों के साथ पृथ्वी श्रेणी की बहुमूल्य गोलियों को परिष्कृत करने की थोड़ी सी उम्मीद रख सकते थे। 125वें वर्ष में आपने प्रमुख उपलब्धि विनम्र पर्वत मूर्ति की अभिकल्पना को समझ लिया और आपकी उच्च श्रेणी की पीली मार्शल कला विनम्र पर्वत मूर्ति पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई। आपका शारीरिक स्वास्थ्य एक बार फिर बहुत बेहतर हो गया। उस रात ली फुरोंग को बहुत कष्ट हुआ और वह पहली व्यक्ति थी जिन्होंने ये देखा कि आपकी विनम्र पर्वत मूर्ति पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई है।
130वें वर्ष में आपका पोता ये पिंगफान 18 वर्ष का हो चुका था और उसकी माता उसे हिमपर्वत संप्रदाय में ले गई थी। ये पिंगान ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि उनके बेटे को ये परिवार में ही रहना चाहिए क्योंकि ये परिवार ही उसकी जड़ है। दोनों में मतभेद हुआ और पति पत्नी के बीच पहली बार बहस हुई। वे आपकी राय जानने के लिए आपके पास आए आपके पोते के जाने या रहने के संबंध में। यद्यपि आप चाहते थे कि वह ये परिवार में ही रहे, आप जानते थे कि ये पिंगफान की उच्च श्रेणी की अस्थि संरचना को देखते हुए परिवार द्वारा उसे दिया जाने वाला समर्थन बहुत अधिक नहीं होगा। हालांकि आपके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन हुयुआन स्तर तक पहुंचने के बाद ये पिंगान ने आपके द्वारा दिए जाने वाले दैनिक साधना संसाधनों को स्वीकार करना बंद कर दिया। उनके विचार में वे अब आप पर निर्भर नहीं रह सकते थे। हालांकि आपने उनसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये पिंगान इस मामले पर अडिग रहे और बाद में आपने उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। उनका दृढ़ निश्चयी स्वभाव कुछ हद तक आपके जैसा ही था। आपने अपने बेटे और बहू की पसंद का सम्मान किया और किसी का पक्ष नहीं लिया। सौभाग्य से आपके छोटे पोते ये पिंडियों की अस्थि संरचना अच्छी थी और वह मिस्टीरियस ग्रेड लो ग्रेड तक पहुंच गया था और परिवार का सहयोग पर्याप्त था। 155वें वर्ष में आपको आभास हुआ कि आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि यह एक छोटा पवित्र क्षेत्र था, इसलिए दी युआन स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्टों को यहाँ रहने की अनुमति नहीं थी। आपने अपनी पत्नी को अपनी सफलता के बारे में सूचित किया और जल्द ही फेग्युआन के छोटे पवित्र क्षेत्र को छोड़कर ये परिवार में लौट आए। ये परिवार में आपकी स्थिति में परिवर्तन के कारण आपका निवास अब ये परिवार के मुख्य क्षेत्र के कमरा A6 में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी वर्ष ये परिवार में लौटने के बाद आपने दी युआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश प्राप्त किया। आपकी इस प्रगति का एहसास ये परिवार के वरिष्ठों ने किया, जो सभी आपको बधाई देने आए। आप ये परिवार के तीसरे स्वर्ग स्तरीय वरिष्ठ बने। परिवार के अन्य वरिष्ठ आपके लिए पूर्वज की इस व्यवस्था से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक विचार नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपकी प्रतिभा सभी के लिए स्पष्ट थी। शायद भविष्य में आपकी परिवार को गौरव की ओर ले जाने वाले अगले पूर्वज बनेंगे। आपके पूर्वज ने आपको स्वर्ग श्रेणी का वरिष्ठ अधिकारी इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आप प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि आपकी वर्तमान शक्ति और दोनों ही पीली श्रेणी की मार्शल कलाओं में आपने जो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, उससे दी युआन क्षेत्र के बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट आपको चुनौती दे सकते हैं। यहाँ तक कि तियानयुआन क्षेत्र के शुरुआती चरण के मार्शल आर्टिस्ट के सामने भी आप संभवतः टिक पाएंगे। इसका कारण यह है कि अधिकांश तियानयुआन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर अपनी अवधारणा में केवल लघु उपलब्धि ही रखते हैं, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तियानयुआन क्षेत्र में प्रवेश किया है। अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण वे अपनी अवधारणा में लघु उपलब्धि को भी नहीं समझ पाए हैं। यहाँ तक कि प्रमुख शक्तियों के तियानयुआन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट जो अपनी अवधारणा में गहन स्तर की लघु उपलब्धि रखते हैं, उन्हें भी अपनी अवधारणा में प्रमुख उपलब्धि की तुलना में कठिनाई का एक बड़ा अंतर झेलना पड़ता है। अन्यथा ये परिवार के प्रथम पूर्वज अकेले 3 तियानयुआन क्षेत्र के अंतिम चरण के मार्शल आर्टिस्टों से एक साथ नहीं लड़ पाते। दियुआन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपका आर्थिक दबाव फिर से बढ़ गया। पीले रंग की आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक गोली से आपकी साधना की गति में नगण्य वृद्धि हुई। पहले की तरह तेजी से साधना जारी रखने के लिए आपको गहन श्रेणी की औषधियां खरीदनी पड़ी। औषधियां महंगी थीं और स्वर्ग श्रेणी के बुजुर्ग होने के बावजूद परिवार आपको बहुत कम मात्रा में गहन श्रेणी की औषधियां ही दे सका। यद्यपि आपने पहले जो चित्र बेचे थे उनसे कुछ धनराशि बची थी, लेकिन गहन श्रेणी की औषधियां और औषधियां खरीदने के लिए वह पर्याप्त थी। ये परिवार में आप दूसरों से भिन्न थे। आपकी प्रतिभा के कारण आप औषधीय गोलियों के बिना शीघ्र साधना नहीं कर सकते थे। इसलिए पवित्र भूमि में प्रवेश करने में असमर्थ होने के बाद आपने ये नगर जाने का निर्णय लिया। ये नगर जियान देश का एक बड़ा शहर था। हालांकि यह 13 प्रांतों के 13 विशाल शहरों या जियान देश की राजधानी जितना समृद्ध नहीं था, फिर भी आप वहां अपनी इच्छित उच्च श्रेणी की औषधियां खरीद सकते थे। फेग्युआन नगर में रहकर उच्च श्रेणी की औषधियां बड़ी मात्रा में खरीदना असंभव था, क्योंकि फेग्युआन नगर में इनकी कमी थी और ये आसानी से उपलब्ध नहीं थी। जाने से पहले आपने ये पिंगान को बुलाया और पिछले कुछ वर्षों में बनाई गई उनकी सभी पेंटिंग्स ले लीं। आपने ये पिंगान को 2 स्काईफ्लेम गोल्ड कॉइन दिए, जो उनकी पेंटिंग्स के बदले भुगतान के रूप में पर्याप्त थे। चूंकि यह एक खरीद थी, न कि सीधा उपहार, इसलिए ये पिंगान ने आपके द्वारा दी गई राशि स्वीकार कर ली। आपने उन्हें यह भी समझाया कि उनकी पेंटिंग की कला को अभी भी सावधानीपूर्वक संरक्षित करने की आवश्यकता है और जब तक परिवार उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाए, तब तक इसे प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ये पिंगान, जो अब पिता बन चुका था, अब वह बच्चा नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था, और उसने आपकी सलाह समझ ली थी। हालांकि ये पिंगान की चित्रकला प्रतिभा आपकी बराबरी नहीं कर सकती थी, दोनों में काफी अंतर था, इसलिए वह फिलहाल केवल सामान्य स्तर की उच्च श्रेणी की चित्रकारी ही कर सकता था। फिर भी इस बात की संभावना बनी हुई थी कि कोई बड़ी शक्ति उसे अपने साथ ले जाए और बिना किसी मुआवजे के गुलाम बना ले। 156वें वर्ष में आपने ये शहर में अपना ठिकाना बनाया। उस वर्ष आपने गुप्त क्षेत्र की खोज का बहाना बनाकर चित्रों का एक समूह खोजा और उन्हें बेचकर अपनी आर्थिक तंगी को कम किया। 182वें वर्ष में ये शहर में एक बड़ी नीलामी आयोजित की गई। आपने एक उच्च श्रेणी की अनमोल तलवार, कई बोतलें निम्न श्रेणी की अनमोल दवाइयां और एक ऐसी अनमोल औषधि का एक हिस्सा सफलतापूर्वक खरीदा जिसका नुस्खा ये परिवार के पास पहले से ही मौजूद था। नीलामी के बाद आपने वह औषधि ये परिवार के एक भरोसेमंद प्रबंधक को सौंप दी ताकि वह उसे ये परिवार में वापस ले जाए। 185वें वर्ष में आपके विनम्र स्वभाव और पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के कारण ये नगर के प्रतिष्ठित लियू परिवार के एक शिष्य ने आपको अपने परिवार में अतिथि रक्षक के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। दियुआन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह प्रस्ताव अच्छा था, लेकिन आपके लिए धन का कोई आकर्षण नहीं था। आपने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन इससे आपकी मित्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। 216वें वर्ष में आपने अपनी पहली गहन श्रेणी की मध्यम श्रेणी की पेंटिंग बनाई, जिसका शीर्षक था आकाश वज्र ईगल आरेख। यह एक ऐसी कृत्रिम पेंटिंग थी जो युद्ध में सहायता के लिए एक कृत्रिम आकाश वज्र ईगल को बुला सकती थी। इस जीव के पास अत्यंत शक्तिशाली वज्र तकनीकें थीं और यह आक्रमण में, विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध, निपुण था। इसके द्वारा छोड़ी गई वज्र तकनीकें एक विशाल पर्वत को आसानी से चकनाचूर कर सकती थीं, जिनकी शक्ति दियुआन क्षेत्र के अंतिम चरण के बराबर थी।
267वें वर्ष में आपको अपने मित्र लियू युए से पता चला कि जियांग काउंटी में यांगझो और जिंग प्रांत की सीमा पर एक छोटा सा लाल तांबे का भंडार मिला है। पिंग शहर का लियू परिवार और प्रतिष्ठित मिन परिवार इस चौराहे के पास स्थित थे और दोनों गुट लाल तांबे की खान पर कब्जा करने के लिए लगातार लड़ रहे थे। 280वें वर्ष में लियू परिवार और मिन परिवार के बीच संघर्ष तेज हो गया, जिसमें अप्रत्यक्ष शिष्य भी संघर्ष में भाग ले रहे थे। 302वें वर्ष में लाल तांबे की खान के इस संघर्ष में लियू परिवार के त्यानेवान क्षेत्र के 2 प्रत्यक्ष विशेषज्ञ मारे गए। लियू परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य क्रोधित हो गए और उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और लाल तांबे की खान का संघर्ष जारी रहा। 310वें वर्ष में अफवाहें फैल गईं कि 2 साल पहले एक पंथ द्वारा मिन परिवार के एक संसाधन केंद्र पर नरसंहार किया गया था, जिससे मिन परिवार को भारी नुकसान हुआ था और दर्जनों शिष्य मारे गए या घायल हुए थे। कुछ लोगों ने खुलासा किया कि यह वास्तव में लियू परिवार के लोगों द्वारा किया गया था। जैसे ही यह खबर फैली, अन्य गुटों में भी हलचल मच गई और वे भी निराशा से भर गए। इस बार दोनों पक्षों से अधिक लोग संघर्ष में शामिल हो गए और दोनों परिवार अब लड़ने के लिए साधकों की बड़े पैमाने पर भर्ती कर रहे थे और ऊंची कीमतें दे रहे थे। 2 शीर्ष शक्तियों के बीच युद्ध के कारण यी शहर और पिंग शहर में भी युद्ध सामग्री की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपने अपनी कुछ पेंटिंग्स ऊंची कीमत पर बेच दी और कुछ दुर्लभ गहन श्रेणी की खजाने की गोलियां भी प्राप्त की, जो आमतौर पर मुश्किल से मिलती थीं। उसी वर्ष आपके लियू परिवार के मित्र लियू युए ने आपको युद्ध में लियू परिवार की सहायता करने के लिए आमंत्रित किया और एक ऐसा इनाम पेश किया जो आपको भी कुछ हद तक लुभावना लगा। हालांकि आपने युद्ध में अपनी अरुचि का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। लियू युए इससे कुछ नाराज हुए और उसके बाद कई महीनों तक आपसे नहीं मिले। 315वें वर्ष में आपका स्तर दी युआन मध्य स्तर तक पहुंच गया। फेग्युआन लघु पवित्र भूमि से मिलने वाला लाभ खो देने के कारण इन वर्षों में औषधीय गोलियों की सहायता के बावजूद भी आपकी साधना का स्तर धीमी गति से ही आगे बढ़ा। आपकी जन्मजात प्रतिभा और शारीरिक बनावट के कारण आपने इस कठिनाई का अनुभव किया, जिससे आपको साधारण मार्शल आर्टिस्टों द्वारा त्यानेवान स्तर तक साधना करने में आने वाली कठिनाइयों का और भी अधिक एहसास हुआ। 496वें वर्ष में आपका राज्य दी युआन क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया। 2 प्रतिष्ठित परिवार लियू और मिन अब पूर्ण पैमाने पर युद्ध में उलझे हुए थे, जिसमें शून्य देव क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा भी शामिल हो गए थे, जिससे आसपास के क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गए थे। साधारण मार्शल आर्टिस्टों और छोटे परिवारों के लिए ये वर्ष सहना और भी कठिन होता चला गया। कई मार्शल आर्टिस्ट दूसरे क्षेत्रों में चले गए और कुछ परिवार तो पूरी तरह से विस्थापित हो गए। 502वें वर्ष में लियू और मिन परिवारों के बीच बढ़ते युद्ध के कारण दोनों परिवार युद्ध के लिए लोगों की भर्ती कर रहे थे और ये परिवार को भी भाग लेना आवश्यक था, जिसके लिए युद्ध में शामिल होने के लिए कम से कम एक त्यानेवान क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट और 3 दी युआन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की आवश्यकता थी। 505वें वर्ष में ये परिवार के दूसरे सबसे बुजुर्ग पूर्वज युद्ध के मैदान में शहीद हो गए और आपके पिता ये चांदोमिन को युद्ध के मैदान में भेजा गया। मैंने 8 साल की उम्र में सिमुलेशन करना शुरू किया। 506 वर्ष में ये चांदोमिन युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। ये परिवार के तीनों पूर्वज युद्ध के मैदान में गए और आपको भी मिन परिवार द्वारा जबरन युद्ध के मैदान में ले जाया गया। उसी वर्ष संयोगवश आपको मिन परिवार के एक त्यानेवान क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को मारना पड़ा। मिन परिवार के एक शून्य देव क्षेत्र के विशेषज्ञ ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए आपको देख लिया। उसी क्षण मिन परिवार के शून्य देव क्षेत्र के विशेषज्ञ से एक प्रेत प्रकट हुआ। ये प्रेत शुद्ध सफेद दाव वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा धुंधला था और उससे एक विशाल और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। शून्य क्षेत्र इसके जवाब में मुड़ गया और एक दूसरे पर चढ़ गया। आपने कुछ महसूस करते हुए समय रहते अपना सिर घुमाया और देखा कि एक अत्यंत चमकदार तलवार का प्रकाश आपकी ओर आ रहा है। तलवार का प्रकाश चकाचौंध करने वाला और सम्मोहित करने वाला था। आप चाहे कितने भी सतर्क क्यों न हो, आप उससे बच नहीं सके। आपकी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन समाप्त हुआ। कुल रेटिंग 3900। मूल्यांकन, यह अपेक्षाकृत सफल जीवन था। आप ये परिवार को एक नए युग में ले जा सकते थे, जिससे कई वंशज और एक सुखी परिवार बनता। सत्ता की खोज में आपकी मृत्यु हो गई। अधिक शक्तिशाली ताकतों के लिए आपका जीवन महत्वहीन था। आप अपने मूल्यांकन अंकों का उपयोग करके निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प 1, एक चरण की उन्नति, 50 अंक लगते हैं। इसे बार बार चुना जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए लागत अलग अलग होती है। विकल्प 2, हम्बल माउंटेन फिस्ट को पीक परफेक्शन तक अपग्रेड किया गया है, जिसमें मेजर अचीवमेंट हम्बल माउंटेन फिस्ट इंटेंट को समझा गया है। इसके लिए 1000 पॉइंट्स लगते हैं। इसे बार बार चुना जा सकता है। विकल्प 3, प्रवेश स्तर की पीले रंग की मध्यम श्रेणी की मार्शल स्किल अस्थायी आगे की ओर वार प्राप्त करें। इसके लिए 1 पॉइंट खर्च होता है। इसे बार बार चुना जा सकता है। विकल्प 4, चमत्कारी ब्रश नामक स्थायी प्रतिभा प्राप्त करें। इसके लिए 800 अंक खर्च करने होंगे। विकल्प 5, जन्मजात दिव्य आत्मा प्रतिभा को बढ़ाएं। लागत 230 अंक। छठा विकल्प, अस्थि संरचना को पीले ग्रेड मध्यम ग्रेड तक उन्नत करें। लागत 200 अंक। विकल्प 7, तीसरे सिमुलेशन की यादें प्राप्त करें। इसके लिए 500 अंक खर्च करने होंगे। यादें फिल्म जैसे मोड में प्राप्त की जाती हैं। यादें प्राप्त करने के लिए अंकों की आवश्यकता नहीं होती। इन अंकों का उपयोग दिव्य आत्मा को सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। इन विकल्पों को देखकर ये फैन की निगाह मेजर अचीवमेंट हम्बल माउंटेन फिस्ट इंटेंट पर टिक गई। वह इसे चुनने को लेकर दुविधा में था। दिल ही दिल में वह इसे पाना चाहता था, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। कुछ विचार करने के बाद उसने अंततः इस विकल्प को फिलहाल छोड़ देने का फैसला किया। अंत में उसने 1700 पॉइंट खर्च करके अपनी अस्थि संरचना को प्रोफाउंड ग्रेड लो ग्रेड तक उन्नत किया, 230 पॉइंट खर्च करके इनने डिवाइन सोल प्रतिभा को बढ़ाया और 800 पॉइंट खर्च करके मिरेकुलस ब्रश की स्थायी प्रतिभा प्राप्त की। साथ ही वह इस सिमुलेशन की यादों को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 500 पॉइंट खर्च किए और उसका क्षेत्र लेट स्टेज ब्लड एक्सचेंज क्षेत्र में पहुंच गया। 3730 अंक खर्च हो चुके हैं। शेष 170 अंक बचे हैं, जिनका उपयोग अगले सिमुलेशन में प्रतिभाओं को चुनने के लिए किया जाएगा। जैसे ही ये फैंग ने अपने चयन पूरे किए, उसे यादें प्राप्त हुईं। जल्द ही उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा।
सिमुलेशन के दृश्य तेजी से उसकी आंखों के सामने से गुजरे, लेकिन उसके मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो गए। उसी समय ये फैंग के शरीर में भी तेजी से परिवर्तन आया। उसकी लंबाई अब 1.5 मीटर नहीं रही, बल्कि 1.7 मीटर हो गई थी, और उम्र के कारण अब वह और लंबा नहीं हो सकता था। साथ ही लंबे समय तक सिमुलेशन में डूबे रहने के कारण उसका व्यक्तित्व एक सुरुचिपूर्ण और विद्वान जैसा हो गया, जिससे वह बेहद आकर्षक बन गया। ये फैंग के गुण भी तेजी से बदले और अंततः इस प्रकार हो गए। नाम ये फैंग। जाति मानव जाति। जीवनकाल 8/180। अस्थि संरचना गंभीर श्रेणी निम्न श्रेणी। क्षेत्र रक्त विनिमय का अंतिम चरण क्षेत्र। प्रतिभाएं सहज दिव्य आत्मा, सहज जड़ी बूटी हृदय, चमत्कारी ब्रश। सहन शक्ति 133। शक्ति 315। चपलता 98। आत्मा 410। आकर्षण 90/100। मार्शल कौशल और दिव्य क्षमताएं पीली श्रेणी उच्च श्रेणी विनम्र पर्वत मूर्ति 15/10,000 निपुण। इस सिमुलेशन से ये फैंग के कौशल में जबरदस्त सुधार आया। हालांकि वह अभी केवल रक्त विनिमय के अंतिम चरण में ही था, लेकिन लियान ज़ांग स्तर के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट शायद ही उसके प्रतिद्वंद्वी होते। आखिरकार उसके वर्तमान गुण असाधारण रूप से उच्च थे, और उसकी मार्शल स्किल्स को देखते हुए अगर उसे अति आत्मविश्वास का डर न होता तो ये फैंग कहना चाहता, लियान ज़ांग स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को हटाओ और मेरे लिए 2 युआन स्तर के मार्शल आर्टिस्ट लाओ उनसे लड़ने के लिए। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। वह तुरंत यान प्रांत और जिंग प्रांत की सीमा पर स्थित लाल तांबे की खान के संसाधन स्थल के बारे में सोचने लगा। ऐसी जगह बेहद खतरनाक थी और कभी भी प्रकट हो सकती थी। वर्तमान ये परिवार के साथ शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। इस पर कब्जा करने से निश्चित रूप से कुल विनाश की विपत्ति आ जाएगी। फेग्युआन लघु पवित्र भूमि फेग्युआन शहर के निकट होने के कारण सुरक्षित थी। अपने ही क्षेत्र में होने के कारण वे इसे छुपाए रख सकते थे, जिसका प्रमाण पिछले 500 वर्षों में किसी का भी इसे न खोज पाना था। लेकिन लाल तांबे की खान अलग थी। ये संसाधन स्थल ये परिवार से काफी दूर था। मिनोलियू परिवारों की नाक के नीचे ऐसा करने का प्रयास मिनटों में संदेह पैदा कर देता। तीसरा सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि मिन और लियू परिवारों के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए बाद में कोई और ताकत हस्तक्षेप करेगी या नहीं। लेकिन ये बात उसके लिए स्पष्ट रूप से मायने नहीं रखती थी। हालांकि उसे भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीके पर विचार करना आवश्यक था, अन्यथा वह वही गलतियां दोहराएगा। बहुत सोच विचार के बाद वास्तव में कोई अच्छा समाधान नहीं मिल पाया। उस समय अपनी जान बचाने के लिए उनके पास पूरे कबीले को स्थानांतरित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक कि परिवार के पास इतनी ताकत न हो कि दोनों परिवार आसानी से सेना न जुटा सके, तब तक ताकत ही हर मामले में निर्णायक कारक थी। इसके बाद ये फैंग ने ज़्यादा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में समय यादें काफ़ी व्यापक थीं। हालांकि इससे उसके सिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उसमें थोड़ी सूजन महसूस हो रही थी। मुलायम गद्दे को देखते हुए ये फैंग लेट गया और सो गया। अगले दिन दोपहर तक वह नहीं उठा, फिर धीरे धीरे बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में ये फैंग पास के कमरा 1 में पहुंचा और वहां ये चांदोमिंग को पाया। ये चांदोमिंग भी ये फैंग के बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह उसका बेटा है, फिर भी उसका रूप रंग उससे बहुत मिलता जुलता था। उसने पूछा, क्या तुम ये फैंग हो? तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आए हैं? असली वजह तो ये चांदोमिंग को बताई ही नहीं जा सकती थी, इसलिए ये फैंग ने झूठ बोला और कहा कि वह 1 महीने से अधिक समय से अस्वस्थ महसूस कर रहा है। आधी रात को लगातार मल त्याग करता है और पूरे शरीर में कमजोरी महसूस करता है, और उसने कहा कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये फैंग की बातें सुनकर ये चांदोमिंग एक पल के लिए चिंतित हो गया, लेकिन फिर उसे कुछ सूझा और उसका दिल खुशी से भर गया। कई वंशानुक्रम जागृति या विशेष शारीरिक बनावट की जागृति अक्सर जागृति से पहले ऐसे लक्षण प्रदर्शित करती हैं, और उन सभी में एक सामान्य विशेषता होती है, जागृति से पहले हड्डियों की संरचना की अत्यंत खराब क्षमता। ये चांदोमिंग ने तुरंत एक पारदर्शी सिर के आकार का मोती निकाला और ये फैंग को उस पर हाथ रखने को कहा। जैसे जैसे मोती की रोशनी पहले की धुंधली रोशनी से धीरे धीरे तेज होती गई, ये चांदोमिंग की मुस्कान और चौड़ी होती गई, और अंततः आश्चर्य से वह बेकाबू होकर चिल्ला उठा, बेहद घटिया, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मुझे शक था। ये फैंग, जो पहले से ही दाव के साथ चल रही घटनाओं से अवगत था, ने ये चांदोमिंग की प्रतिक्रिया देखी और बनावटी जिज्ञासा के साथ दाव से पूछा, पिताजी क्या हो रहा है? अपने बेटे का सवाल सुनकर ये चांदोमिंग ने ये फैंग को विस्तार से समझाया और बताया कि जब भी कोई परिवार इस स्थिति का सामना करता है तो यह एक संभावित पुनरुत्थान का संकेत होता है। यहाँ तक कि जियांग देश का पहला नेता भी अपने वंश में वापसी के कारण ही जियांग देश में प्रमुख शक्ति बना और बाद में जियांग देश की स्थापना की। ये फैंग को इन बातों की पहले से ही जानकारी थी। वह बस परिवार को उनके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में सही अंदाजा लगाने में मदद करना चाहता था, वरना कई बातें समझाना उसके लिए बहुत थका देने वाला होता, इसलिए बेहतर यही था कि वे खुद ही अंदाजा लगा लें। पिता और पुत्र के बीच कुछ देर बातचीत होने के बाद ये चांदोमिंग उसे तीनों वृहद पूर्वजों से मिलने ले गया ताकि उनसे मिलने से पहले किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। ये फैंग ने सिमुलेशन में इस्तेमाल की गई विधि का ही प्रयोग किया और वृहद पूर्वजों से मिलने जाते समय ये चांदोमिंग को फेग्युआन लिटिल ब्लेस्ड लैंड के बारे में बताया। जल्द ही घटनाएं ठीक उसी तरह घटित हुई जैसा सिमुलेशन में दिखाया गया था। आधे महीने बाद ये फैंग ने नन्हे पवित्र लोक के भीतरी भाग में प्रवेश किया और वहां की ऊर्जा को महसूस किया। तभी उसे समझ आया कि नन्हा पवित्र लोक साधना की गति को क्यों बढ़ा सकता है। इस छोटी सी पवित्र भूमि में खेती करें और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर लगातार मजबूत होता जा रहा है, मानो आप हर समय किसी औषधीय स्नान में हो। यह अनुभूति बहुत सुखद होती है। हालांकि एक बात जिसने ये फैंग को अवाक कर दिया वह ये थी कि उसकी प्रतिभा में आए बदलाव के कारण पूर्वजों ने उसे समय से पहले ही ये परिवार का उत्तराधिकारी बना दिया था। हालांकि उसे बेहतरीन संसाधन और सुविधाएं मिल रही थी, फिर भी उन्होंने उस पर शादी करने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह तो सिर्फ 8 साल का है। इस क्षण ये फैंग को ये मिंग्युए का दर्द गहराई से समझ में आया। इसी कारण ये फैंग भी ये मिंग्युए को सांत्वना देने गया और उसके साथ 2 दिन बिताए।
पिछले 2 दिनों में ये फेंग ने ली फुरोंग को भी ढूंढ लिया और ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते ली फुरोंग को फेग्युआन शहर में खेलने के लिए ले गया। जब ली फुरोंग ने ये फैंग को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो वह उसे बहुत समय से जानता हो, हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। ये फैंग के आकर्षक रूप के कारण ली फुरोंग को उसके असभ्य व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई। उन 2 दिनों के दौरान जो उन्होंने साथ बिताए, उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि ये फैंग उसकी पसंद नापसंद को कितनी अच्छी तरह समझता था। ली फुरोंग और ये मिंग्युए के साथ 2 दिन बिताने के बाद ये फैंग अपनी कठिन साधना जारी रखने के लिए लिटिल ब्लेस्ड लैंड लौट आया। इसी बीच ली फुरोंग को भी ये फैंग के बारे में कुछ जानकारी मिली। जब उसने सुना कि ये फैंग इस साल केवल 8 साल का है तो उसे ये फैंग के प्रति अपनी पिछली भावनाओं पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ये फैंग के कमरे के अंदर फेग्युआन शियाओफुदी की भीतरी सीमा के भीतर ये फैंग बड़ी तल्लीनता से कैनवास पर रंग भर रहे थे, जिसके लिए वे परिवार की दुकान से प्राप्त साधारण सामग्री से बने रंगों का उपयोग कर रहे थे। यह उनकी 13वीं पेंटिंग थी। उनकी पिछली 12 कृतियों में से किसी में भी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं था। बाहर सूरज की रोशनी बदल गई और सुबह से रात हो गई। आखिरकार उनकी 13वीं पेंटिंग पूरी हो गई। ये पेंटिंग पिछली 12 पेंटिंग से थोड़ी अलग थी। इसमें याओ बीस्ट अधिक सजीव लग रहा था और कुछ हद तक उस पहली साधारण पेंटिंग से मिलता जुलता था जो उन्हें याद थी। अपने अनुभव के आधार पर ये फैंग ने पुष्टि की कि उन्होंने अपनी पहली ऐसी कृति चित्रित की है जिसे उच्च श्रेणी की कृति माना जा सकता है। उसने रात के आकाश की ओर एक नज़र डाली और महसूस किया कि शायद आधी रात बीत चुकी है। फिर उसने पैनल पर देखा और पाया कि अगला सिमुलेशन शुरू हो सकता है। सिमुलेशन शुरू होता है। 170 शेष मूल्यांकन अंक पाए गए। अस्थायी शारीरिक संरचना संत शरीर दाओ भ्रूण प्राप्त किया गया है, जिससे मेजबान की साधना गति 50%, बोध क्षमता 50%, मूल ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गति 100% और भाग्य 20 बढ़ जाता है। ये फैंग ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि यादृच्छिक रूप से चुनी गई प्रतिभा शारीरिक क्षमता पर आधारित नहीं थी, बल्कि शारीरिक शक्ति पर आधारित थी। ये पहली बार था जब उसे यादृच्छिक रूप से शारीरिक शक्ति से संबंधित प्रतिभा मिली थी। संत शरीर दाओ भ्रूण के विवरण से पता चलता है कि यह पिछली प्रतिभाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्या कहीं वह झूठ जो उसने अपने पिता से बोला था सच होने वाला था? हालांकि वह ये भी जानता था कि यह शारीरिक शक्ति बहुत महंगी होगी और अगर उसने इस बार अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए तो शायद उसे इसे देखने का मौका भी न मिले। इसलिए वह केवल यही आशा कर सकता था कि वह अच्छा प्रदर्शन करे। पहले वर्ष में आपका नाम ये फैंग है। आप फेग्युआन शहर के एक असाधारण प्रतिभावान छात्र हैं। आम बच्चों के विपरीत आप जानते हैं कि 2 प्रमुख कुल मिन और लियू परिवार सैकड़ों वर्षों बाद युद्ध करेंगे, जिसका असर ये परिवार पर पड़ेगा। यदि आप नहीं चाहते कि आपका परिवार विस्थापित हो तो आप जानते हैं कि आपको बदलाव लाना होगा। आप अपने पिता को हिमपर्वत संप्रदाय में शामिल होने के अपने निर्णय के बारे में बताते हैं। आपके पिता जो बोले हैं गलती से यह मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका परिवार आपके लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा ही है। आप 3 दिन अपने पिता को समझाने में बिताते हैं, ये बताते हुए कि यद्यपि आप हिमपर्वत संप्रदाय में शामिल हो रहे हैं, आप अपना अधिकांश समय परिवार के घर पर बिताएंगे। आपके पिता को कुछ संदेह होता है, लेकिन वे आपसे कोई विस्तृत जानकारी नहीं मांगते। उसी वर्ष आप स्नो माउंटेन सेक्ट में शामिल हो गए। आपकी इतनी उत्सुकता का कारण यह था कि आप दाओ को जानते थे। स्नो माउंटेन सेक्ट शिष्यों के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। वे उन शिष्यों को महत्व देते हैं जो बचपन में ही संप्रदाय में शामिल हो गए थे, जबकि बड़े सदस्य यहाँ तक कि उच्च साधना स्तर वाले भी स्नो माउंटेन सेक्ट के उच्च पदों तक पहुंचने की संभावना नहीं रखते। इस समय आपकी उम्र केवल 8 वर्ष है। इस उम्र में स्नो माउंटेन सेक्ट में प्रवेश करने से आपको भविष्य में अपने परिवार को कठिनाइयों से उबरने में मदद करने की उम्मीद मिलती है। हालांकि स्कूल में प्रवेश के दिन आपकी अस्थि आयु की जांच करने वालों ने आपको ऊपर से नीचे तक देखा और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आपकी उम्र 8 वर्ष है, लेकिन अस्थि आयु की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण सटीक नहीं है। आपकी असाधारण साधना प्रतिभा के साथ उन्होंने आपको एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना, जिसकी शारीरिक संरचना विशेष है और जिसका वंश पूर्वजों के स्तर तक पीछे चला गया है। जिस दिन आपने स्नो माउंटेन सेक्ट में प्रवेश किया, उसी दिन स्नो माउंटेन सेक्ट के 5 ग्रैंड एल्डर्स आपके गुरु बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। अंततः आप ग्रैंड एल्डर्स में शामिल हो गए और उनके सच्चे शिष्य बन गए। आपके गुरु स्नो माउंटेन सेक्ट से हैं। ग्रैंड एल्डर का नाम लियू रूसी है और उनकी साधना का स्तर त्यानिवान क्षेत्र तक पहुंच चुका है। वे 200 वर्ष से अधिक आयु के हैं और लियू परिवार की वंशज हैं। इस स्तर तक साधना करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सुंदर होगा, इसलिए आपके गुरु लियू रूसी भी बेहद खूबसूरत हैं। हालांकि उनका विवाह हो चुका है और उनकी एक पोती भी है। लियू रूसी के पति स्नो माउंटेन सेक्ट से हैं। ग्रैंड एल्डर जो एकमात्र शून्य देव क्षेत्र के हैं, लियू रूसी के स्नो माउंटेन सेक्ट में शामिल होने का कारण है। द्वितीय वर्ष आपकी मार्शल स्किल आपकी क्षणिक आगे बढ़ने वाली तलवारबाजी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और आपकी असाधारण समझ क्षमता को देखते हुए आपके गुरु लियू रूसी ने आपको निम्न श्रेणी की जुबान स्तरीय तलवारबाजी तकनीक 1000 पर्वत हिम प्रदान की है। यह आपकी पहली जुबान स्तरीय मार्शल स्किल है। हालांकि विद्यालय के नियमों के अनुसार आप इस तकनीक को दूसरों को नहीं सिखा सकते जिसे आप समझते हैं। उसी वर्ष आप अपने गुरु लियू रूसी की पोती जियांग वेन के साथ अध्ययन कर रहे थे। आपकी समान उम्र और आकर्षक रूप रंग के कारण जियांग वेन की आप पर बहुत अच्छी छाप थी। तीसरे वर्ष में आपका क्षेत्र आंतरिक अनुशोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने के बाद आप अब उच्च श्रेणी के नश्वर स्तरीय चित्र बना सकते हैं। आपकी रहस्यवादी स्तर की मार्शल कला 1000 पर्वत हिम प्रारंभिक बुनियादी स्तर पर पहुंच चुकी है और आपने लघु उपलब्धि प्राप्त कर ली है। विनम्र पर्वत मूर्ति का अर्थ है अपनी विनम्र पर्वत मूर्ति कौशल को उच्च स्तर की निपुणता तक पहुंचाना। उसी साल आपने जियांग वेन के साथ 2 साल बिताए, शुरू में बहुत कम बात करते हुए और केवल लियू रूसी के पीछे पीछे चलते हुए। धीरे धीरे जियांग वेन अक्सर आपको साथ घूमने के लिए कहती है जब लियू रूसी उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप जियांग वेन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आपकी वजह से जियांग वेन स्कूल में अपनी उम्र के दूसरे लड़कों को नीचा समझती है, ये सोचकर कि वे आपके जितने परिपक्व या आकर्षक नहीं हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि आप उससे ज्यादा सुंदर हैं। जियांग वेन आपसे 3 साल बड़ी है। वह इस साल 14 साल की है, जो कि वह उम्र है जब लड़कियों में रोमांटिक भावनाएं विकसित होने लगती हैं।
अपने चौथे वर्ष में आपने मैफ्लाई सेबर इंटेंट ऑफ माइनर अचीवमेंट और अपने मार्शल स्किल में महारत हासिल कर ली है। आपका एफेमरल स्टेप फॉरवर्ड / रील मास्टरी के स्तर तक अपग्रेड हो गया है। आपका मिस्टिक मार्शल स्किल 1000 माउंटेन स्नो रील प्रोफिशिएंसी के स्तर तक अपग्रेड हो गया है। उसी वर्ष स्नो माउंटेन सेक्ट ने शिष्य प्रतियोगिता आयोजित की। स्नो माउंटेन सेक्ट के शिष्यों की पीढ़ी में कोई भी आपको एक दौर में हरा नहीं सका, जिससे आप स्नो माउंटेन सेक्ट के वर्तमान महान गुरु बन गए। इसी बीच जियांग वेन की नज़रें आप पर और भी अजीब होती गईं। आप दोनों को बचपन के प्रेमी कहा जा सकता है, जो साथ पले बड़े और आपने स्कूल में सबसे ज्यादा समय साथ बिताया। लियू रूसी को जियांग वेन की आपके प्रति भावनाओं का पता चला और जियांग वेन के माता पिता से बात करने के बाद उन्होंने आपकी सगाई तय करने का फैसला किया। गुरु के लिए आपने लियू रूसी के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई और अंततः आपने बालिग होने के दिन जियांग वेन से शादी करने का फैसला किया। 7वें वर्ष में आपका क्षेत्र परिष्करण क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया है। आपने लघु उपलब्धि के 1000 पर्वत कृपाण इरादे में महारत हासिल कर ली है और आपकी मार्शल स्किल 1000 पर्वत हिम में निपुणता के स्तर तक पहुंच गई है। अब आप अपना पहला पीले स्तर का निम्न श्रेणी का चित्र बना सकते हैं। उसी साल आपकी अच्छी दोस्त ये मिंग्युए ने लिन म्याओ से शादी की और आपको शादी में आमंत्रित किया। आप जियांग वेन को साथ ले गए क्योंकि आपकी पहले से ही एक पत्नी थी, इसलिए ये मिंग्युए नहीं चाहती थी कि उसके होने वाले बच्चे आपको अपना धर्मपिता माने। हाल के वर्षों में आप दोनों की मुलाकातें बहुत कम हुई थी और इस बार आप दोनों ने खूब मौज मस्ती की। इस बार आप दोनों इतने नशे में थे कि अंत में जियांग वेन आपको स्नो माउंटेन सेक्ट वापस ले गया। 10वां वर्ष आपका क्षेत्र हुयुआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश आपकी मार्शल स्किल हम्बल माउंटेन फिस्ट और एपएचईएमईआरएल स्टेप फॉरवर्ड / पूर्ण सामंजस्य की स्थिति में पहुंच गई है, जबकि आपकी 1000 माउंटेन स्नो पूर्ण सामंजस्य और शिखर की स्थिति में पहुंच गई है। उसी वर्ष तुम्हारा विवाह जियांग वेन से हुआ और वर्षों के धैर्य के बाद उस रात जियांग वेन ने तुम्हें अपना बना लिया। तुम्हारी शादी की रात स्नो माउंटेन सेक्ट ग्रैंड एल्डर जियांग चांगतियन ने तुम्हारे और जियांग वेन के लिए एक अर्थ ग्रेड गोली भेजी। यह एक निम्न श्रेणी की 3 धारी वाली कीमती गोली है। इसे जियांग चांगतियन ने अपने शुरुआती वर्षों में बनवाया था। प्रत्येक बैच में 5 गोलियां होती हैं, जिन्हें लिटिल निर्वाण ट्रेजर पिल कहा जाता है। ये व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और अत्यंत मूल्यवान है, यहाँ तक कि इस शहर में भी यह अनमोल और अनुपलब्ध है। निर्वाण खजाना गोली का सेवन करने के बाद आपकी शारीरिक क्षमता मध्यम स्तर सुआजी तक बढ़ गई, जबकि आपकी पत्नी जियांग वेन की शारीरिक क्षमता उच्च स्तर सुआजी तक बढ़ गई। 14वें वर्ष में आपकी पत्नी जियांग वेन ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। दोनों ही अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और उनमें उच्च श्रेणी की जन्मजात प्रतिभाएं हैं। ये खबर सुनकर जियांग चांगतियान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनके बच्चों में से एक का उपनाम जियांग हो, जिस पर आपको कोई आपत्ति नहीं थी। 17वें वर्ष में आपका राज्य हुयुआन राज्य में उन्नत हो गया। मध्य चरण में आपने पीले स्तर मध्यम श्रेणी पर अपनी पहली पेंटिंग बनाई। उसी वर्ष आपको लगा कि आपके पास औषधीय गोली खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। क्योंकि आपका स्तर इतनी तेजी से बढ़ गया था, इसलिए आपके द्वारा बेची गई पेंटिंग जैसे औषधीय गोली के लिए आपकी साधना का खर्च भी मुश्किल से पूरा हो पा रहा था। आपने संसाधन जुटाने के लिए एक साहसिक यात्रा पर जाने का विचार किया। 500 वर्ष से भी अधिक पुराने अनुभवों के कारण आप गुप्त लोगों के सटीक स्थान को जानते थे। अब उन संसाधनों को प्राप्त करने का समय आ गया था, लेकिन आपके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे और आपको उन्हें पीछे छोड़ने की चिंता थी, इसलिए आपने उनके बड़े होने तक इस पर विचार न करने का निर्णय लिया। 25वें वर्ष में आपका क्षेत्र हुयुआन क्षेत्र में पदोन्नत हुआ। अंतिम चरण आपकी मार्शल स्किल 1000 पर्वत हिम पूर्णता तक पहुंच गई है। उसी वर्ष क्योंकि आपके पास धन की कमी होती जा रही थी, आपने आसपास के कई आसानी से प्राप्त होने वाले छोटे गुप्त लोगों से पहले ही संसाधन प्राप्त कर लिए, जिससे आपका तात्कालिक वित्तीय संकट दूर हो गया। 30वें वर्ष में आपके बच्चे, हालांकि केवल 16 वर्ष के हैं, अपने साथियों से कहीं अधिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और हिम पर्वत संप्रदाय में उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। ग्रैंड एल्डर की कृपा से दोनों बच्चे हिम पर्वत संप्रदाय के महान दानव राजा बन गए हैं। उसी वर्ष आपने प्रमुख उपलब्धि कृपाणाशय में महारत हासिल कर ली और आपका मध्यम श्रेणी का स्तर प्राप्त हो गया। मार्शल कौशल क्षणिक आगे बढ़ने वाला प्रहार आपको उच्चतम स्तर तक पहुंचाता है। आपके इस सफलता के क्षण में आप जियांग चांगतियन को अपने बगल में रक्षक के रूप में खड़ा पाते हैं। उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य झलक रहा था। आपकी सफलता के बाद जियांग चांगतियन आपका हाथ थामे पूरी रात आपसे उस स्थान के बारे में बात करते हैं जहां वे आपको ले जाना चाहते हैं। यदि आप उस स्थान से जीवित वापस आ पाते हैं तो आपको शून्य देवलोक से ऊपर के लोक, नवजात आत्मा लोक या उससे भी उच्चतर लोक में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। लेकिन वह विरासत बेहद खतरनाक है, वहां जाने वाले ज्यादातर लोग मर ही जाते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको पहले नहीं बताया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पोती इतनी जल्दी विधवा हो जाए, और इसके अलावा उन्होंने आपको बचपन से देखा है, वे आपको लगभग अपने बच्चे की तरह मानते हैं। जियांग चांगतियन ने साफ साफ कहा कि आपकी मौजूदा ताकत के साथ अगर आप उस विरासत में प्रवेश करते हैं तो आपके बचने की संभावना 50% है। उन्होंने आपको जाने के लिए मजबूर नहीं किया, वे बस आपसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। ये जानते हुए कि जियांग चांगतियन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपने उनसे पूछा कि क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। अंततः आपको यह निश्चित सूचना मिलती है कि आप विरासत में शामिल होने के योग्य हैं। गुप्त क्षेत्र 15 वर्षों में बंद हो जाएगा और इसे पुनः खुलने में 1000 वर्ष लगेंगे। इस गुप्त क्षेत्र में न केवल साधना स्तर की सीमाएं हैं, बल्कि आयु सीमा भी है। केवल 50 वर्ष से कम आयु के वे लोग जिन्होंने दी युआन क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये जानकर कि आपको पूरा भरोसा है कि आप 3 साल के भीतर इस कौशल में फिर से महारत हासिल कर लेंगे, प्रमुख उपलब्धि की अवधारणा, जियांग चांगतियन अवाक रह गया और जल्द ही उसने तिजोरी से एक मिट्टी श्रेणी का हथियार निकाला। निम्न श्रेणी की तलवार आपको सौंपी गई, जिस पर 3 मंत्र खुदे हुए थे, इस आशा के साथ कि यह आपकी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी। फिर तलवार विदा हो गई, जो प्रमुख उपलब्धि की आपकी पूर्णता का प्रतीक थी। वह हम्बल माउंटेन फिस्ट की यात्रा के बाद फिर से आएगा। 32वें वर्ष में आपने प्रमुख उपलब्धि से विनम्र पर्वत मूर्ति का अर्थ समझ लिया और आपकी उच्च श्रेणी की पीली मार्शल कौशल विनम्र पर्वत मूर्ति ने क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। जियांग चांगतियान ने आपकी सफलता को उसी क्षण भांप लिया जब आपने सफलता प्राप्त की।
अपने परिवार को विदा करने के बाद आप जियांग चांगतियान के साथ उनके बताए गुप्त विरासत लोक में चले गए। आपने एक लंबा सफर तय किया, यहाँ तक कि जियांग साम्राज्य को छोड़कर पड़ोसी शू साम्राज्य पहुंच गए। जियांग चांगतियान ने आपको एक जेड पट्टिका दी जिसके सामने बड़े अक्षरों में जियांग लिखा था और पीछे संकट के समय में एक मिशन स्वीकार किया, भोर को आग और पानी से बचाने के लिए लिखा था। जियांग अक्षर को देखकर आपके मन में कुछ विचार आए, लेकिन वाक्य के दूसरे भाग का अर्थ आप नहीं समझ पाए। आपको ज्यादा समय दिए बिना जियांग चांगतियान ने एक मंत्र पढ़ा और फिर एक छिपे हुए दरवाजे पर एक मनका दबाया जिसे आपने पहले नहीं देखा था। दरवाजा खुल गया और अंदर घोर अंधेरा था, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। दरवाजे के ऊपर लगे प्रकाश के पर्दे को देखकर आपको एहसास हुआ कि यह वह जगह नहीं है जहां आपको जाना चाहिए था। ये प्रकाश का पर्दा संभवतः एक टेलीपोर्टेशन मंत्र था और आपको डर था कि अंदर कदम रखने से आप किसी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। आपकी झिझक देखकर जियांग चांगतियन ने आपको जोर नहीं दिया और कहा कि अगर आप अभी परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते तो आप वापस जा सकते हैं। ये समझते हुए कि यह सिर्फ एक सिमुलेशन है, वास्तविकता नहीं, और इसे अपने फायदे के लिए एक परीक्षा मानते हुए आप तेजी से प्रकाश अवरोध के अंदर चले गए। आपके प्रवेश करते ही अवरोध झिलमिलाया और फिर गायब हो गया, उसके पीछे छिपा हुआ दरवाजा बंद हो गया। फिर जियांग चांगतियन ने बाहर कुछ गुप्त व्यवस्थाएं कर लीं और आपके लौटने का इंतजार करने लगे। प्रकाश के पर्दे में प्रवेश करते ही आप तुरंत अंधेरे में घिर जाते हैं, जिसके बाद आपको चक्कर आने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद आपको धीरे धीरे कुछ रोशनी दिखाई देने लगती है। इससे पहले कि आप होश में आ सकें, आप एक चकाचौंध कर देने वाली तीव्र रोशनी की चपेट में आ जाते हैं। आपकी आंखें अनायास ही बंद हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे खुलती हैं, जिससे पता चलता है कि आप किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं। अपने नए स्थान पर पहुंचने पर आपके सामने एक शिवालय दिखाई देता है। शिवालय के पहले द्वार पर यह शिलालेख अंकित है, वंशानुक्रम की परीक्षा, कृपया इस द्वार से प्रवेश करें। ये सरल और स्पष्ट है। जियांग चांगतियन ने आपको पहले ही बताया था कि इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसी शिवालय में प्रवेश करना आवश्यक है। इस पैगोडा में 9 स्तर हैं, 6 स्तरों को उत्तीर्ण करना एक सफल परीक्षा मानी जाती है और इसके परिणामस्वरूप आंशिक विरासत पुरस्कार प्राप्त होते हैं। पैगोडा में प्रवेश करते ही आप पहले तल पर पहुंचे, जहां आपका सामना हुयुआन स्तर के मध्य चरण के 2 तेंदुओं से हुआ। दोनों ही जानवर आपके एक भी वार को सहन नहीं कर सके, आपने उन्हें एक ही मुक्के से मार डाला। तेंदुए धुंध के एक झोंके में गायब हो गए। उसी समय पहले तल के केंद्र में एक गोलाकार चबूतरा ऊपर उठा जिस पर एक डिब्बा रखा था। डिब्बा खोलने पर आपको 2 उच्च श्रेणी की जुबान स्तर की स्वास्थ्य लाभ की गोलियां मिलीं। हालांकि आपने युद्ध में कोई ऊर्जा खर्च नहीं की थी। अपने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद दूसरे तल का एक खुला द्वार दिखाई दिया और आप अंदर चले गए। कुछ ही क्षणों में आप दूसरे स्तर पर पहुंच गए। आपके पहुंचते ही हुयुआन क्षेत्र के 2 उन्नत राक्षस प्रकट हुए। यद्यपि वे उन्नत स्तर के राक्षस थे, फिर भी आपको वे मध्य स्तर के राक्षसों से भिन्न नहीं लगे। आपने उन्हें तुरंत मार गिराया। दूसरे स्तर का पुरस्कार एक ध्यान गोली थी, जो निम्न श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय अनमोल गोली थी, जिससे हुयुआन क्षेत्र के उन्नत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट सीधे ध्यान क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। आपने इसे तुरंत ग्रहण नहीं किया, बल्कि अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि जियांग चांगतियान ने पहले ही आपको बताया था कि यदि आप पृथ्वी मूल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आपको गुप्त क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाएगा और आप खतरे में पड़ जाएंगे, और आपने उनकी चेतावनी को बुलाया नहीं है। जल्द ही आपने तीसरी मंजिल पर मौजूद युवान क्षेत्र के 5 उन्नत राक्षसी जीवों को आसानी से हरा दिया और उच्च श्रेणी का जुबान स्तर का मार्शल कौशल प्राप्त कर लिया। समय बचाने के लिए आप चौथी मंजिल की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर आपका सामना दी युवान क्षेत्र के प्रारंभिक स्तर के घोड़े जैसे राक्षसी जीव से हुआ। आपने पहली बार मार्शल कौशल का प्रयोग किया, उसे हराया और कुछ देर अभ्यास करने के बाद 5वीं मंजिल की ओर आगे बढ़े। समय बीतने के साथ आपने 7वीं मंजिल पर मौजूद राक्षसों को बड़ी मेहनत से हराया। इसके बाद आपने 8वीं मंजिल पर जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया और विरासत परीक्षण टावर को छोड़कर जाने का फैसला किया। दरअसल 6ठे स्तर के राक्षस को हराने के बाद आप वहां से जा सकते थे, लेकिन आपको एहसास हुआ कि वह आपकी सीमा नहीं थी और वास्तव में वह आपकी सीमा थी। अंत में आपने अपनी पूरी ताकत लगाकर 7वें स्तर के राक्षस को मार गिराया। जैसे ही आपने पैगोडा छोड़ा, आपको विरासत प्राप्त हो गई। यह एक जेड का टुकड़ा था। आपने जेड को अपने माथे पर रखा और अपने शरीर में एक गर्म धारा का संचार महसूस किया। इस गर्म धारा ने आपके शरीर को शुद्ध किया और साथ ही आपको जेड में निहित ज्ञान प्राप्त हुआ। आप भली भांति जानते हैं कि इस अंतर्दृष्टि की सहायता से शून्य देवलोक में प्रवेश करने से पहले आपकी साधना की गति कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार आपकी उपलब्धियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। आपने चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें स्तर पर 4 बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए हैं। ये हैं एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय स्वर्गीय सार गोली, एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय निर्वाण गोली, एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय रत्न भाला और एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तरीय 9 ड्रैगन गोली। मध्यम श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट को सीधे स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। ये पृथ्वी स्तरीय सभी मार्शल आर्टिस्टों द्वारा प्रशंसित स्वप्न गोली है। इस गोली पर 6 शिलालेख हैं। उच्च श्रेणी की पृथ्वी स्तरीय निर्वाण गोली निम्न निर्वाण गोली का उन्नत संस्करण है, जो मार्शल आर्टिस्ट की जन्मजात शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने में सक्षम है। निम्न निर्वाण गोली वास्तव में निर्वाण गोली के अनुरूप है। इस पर 9 शिलालेख हैं। यह उच्च कोटि का पृथ्वी स्तरीय खजाना भाला 9 तीक्ष्ण चिन्हों से खुदा हुआ है। इसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह अब तक देखा गया सबसे उच्च कोटि का खजाना है। अफसोस की बात है कि यह तलवार नहीं है, जिससे आपको अफसोस होता है। आखिरी गोली निम्न श्रेणी की स्वर्गीय 9 ड्रैगन गोली पर 18 शिलालेख हैं। आपने इस अनमोल गोली की प्रसिद्धि के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि इसे केवल पुरुष ही ग्रहण कर सकते हैं और इसे ग्रहण करने के बाद एक महिला को असाधारण रूप से उच्च क्षमता और विशेष शारीरिक बनावट वाले बच्चे को जन्म देने के लिए 24 घंटे के भीतर यौन संबंध बनाना आवश्यक है। ये दिव्य श्रेणी की अनमोल गोली सचमुच सजीव है। जब आपने इसे देखा तो ये बोल भी सकती थी, आपसे विनती कर रही थी कि आप इसे न खाएं। हालांकि इस अनमोल गोली ने केवल कुछ ही शब्द बोले, लेकिन इसने आपको बहुत आश्चर्यचकित कर दिया और आपके मन में यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या दिव्य श्रेणी से ऊपर की दिव्य श्रेणी की गोलियों में सचमुच मनुष्यों की तरह विचार और जीवन के गुण हो सकते हैं।
गुप्त लोक से विरासत प्राप्त करने के बाद आप उस गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े जहां से आपने शुरुआत की थी। जल्द ही जिस दृश्य में आपने प्रवेश किया था वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया, लेकिन इस बार पहले से ही इसका अनुभव होने के कारण आपको कोई असुविधा नहीं हुई। आप अपने मूल स्थान पर वापस लौटे और जियांग चांगतियन को देखा। जियांग चांगतियन भी आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हालांकि उन्हें पता था कि आपकी सफलता की संभावना है, लेकिन आपको बाहर आते देख ही उन्हें वास्तव में राहत मिली। आप और जियांग चांगतियन वापस लौट आए। लौटते समय आपने जियांग चांगतियन से बात नहीं की, बल्कि हिमपर्वत संप्रदाय में वापस आने तक इंतजार किया और फिर उन्हें गुप्तलोक में अपने अनुभवों के बारे में संक्षेप में बताया। जब जियांग चांगतियन को पता चला कि आप 7वें स्तर तक पहुंच गए हैं, तो वे कुछ भयभीत हो गए और उन्होंने आपको भविष्य में ऐसे खतरनाक काम न करने की सख्त सलाह दी। साथ ही आपसे अपने बच्चों के बारे में अधिक सोचने का आग्रह किया, क्योंकि आपके भी अपने बच्चे हैं। आपने उनसे बहस नहीं की। आखिर जियांग चांगतियन तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे।